आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिकैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज वेबिनार regarding daily life during COVID-19, and I would like to welcome all the participants from faculty, students, and all other members from the different areas of the Pakistan. I again welcome to all of you. मैं आज की इस वेबिनार की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस मौके की नौयत को समझते हुए आज इस वेबिनार का इनकाद किया। मैं आज की इस तकरीब के अंदर अपने दोनों शुरका हजरात को, डॉक्टर उमैर वकास और प्रोफेसर डॉक्टर आजम मुश्ताक साहब को भी खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वेबिनार के अंदर एज अ चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर आसफ अली, वाइस चांसलर MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान को भी खुशामदीद कहता हूं। कोरोना पेंडेमिक कंट्रोल कमेटी MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब को भी वेलकम करता हूं। मैं अपने हर दिल अजीज डॉक्टर अंसर नईमुल्लाह को भी वेलकम करता हूं कि वो आज के वेबिनार में हमारे साथ शरीक हैं। मैं डीन प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद एंड ऑल अदर माय रिस्पेक्टेबल कोलीग एंड स्टूडेंट्स, तमाम लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस 2019 के अंदर इसकी वबा चाइना के अंदर आई और उस चाइना के वुहान सिटी से आज ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मौजूद है और दुनिया के अंदर कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि जो इस वबा से या इस एपिडेमिक से फ्री हो। तो इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि इस पेंडेमिक के दौरान हम अपनी लाइफ को, हम अपने रोजमर्रा के कामों की तरफ दोबारा वापस किस तरीके से आना है। तो इसी नौयत को मद्देनजर रखते हुए आज का ये वेबिनार है। तो सबसे पहले इस वेबिनार के ड्यूरिंग डेली लाइफ ड्यूरिंग कोविड-19 इसके अगराज़ो मकासद, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक से कि प्लीज आज के इस सिचुएशन के बारे में हमें और इस वेबिनार की अहमियत के बारे में बताएं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर शहबाज साहब। डॉक्टर शहबाज साहब ने अच्छा खासा इंट्रोडक्शन करवा दी या ब्रीफ पूरा कर दिया इसको। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही ये कोविड-19 चाइना से इमर्ज हुआ और इसने कंट्रीज की बाउंड्रीज को टच करना शुरू किया वर्ल्ड वाइड, तो इसको मार्च 2020 में पेंडेमिक डिक्लेयर करार दे दिया। जैसे इसको पेंडेमिक डिक्लेयर करार दे दिया तो हमारी लीडरशिप ने, हमारे वाइस चांसलर साहब ने ये एक टास्क डायरेक्टोरेट स्टूडेंट अफेयर्स को सौंपा, क्योंकि इसके जैसे आप सब इससे फेमिलियर हैं कि कोविड-19 का सिर्फ एक इलाज है, वो है अवेयरनेस।
अवेयरनेस के थ्रू ही हम प्रिकॉशन मेजर्स अडॉप्ट करके इसको मैनेज कर सकते हैं। लिहाजा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स और असातिज़ा के दरमियान बल्कि लोकल कम्युनिटी के को भी अवेयरनेस देने के लिए ये जिम्मेदारी डायरेक्टोरेट स्टूडेंट को सौंपी गई, जिसने इस सीरीज का आगाज मार्च में किया और उसके बाद ये मुख्तलिफ सेमिनार्स और प्रिंट मीडिया और वेबसाइट के जरिए हम इसको अवेयरनेस को डिसेमिनेट करते रहे। उसी सिलसिले में आज ये एक हमने वेबिनार अरेंज किया है जिसमें हमारे दो गेस्ट डॉक्टर उमैर वकास जो पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट और दूसरे डॉक्टर आजम साहब जो हमारे साउथ पंजाब के फोकल पर्सन हैं। तो इन दोनों की आज स्पीच है और आप सबके लिए ओपन है कि उसमें जो भी क्यूरीज रिगार्डिंग टू अवेयरनेस, रिगार्डिंग टू एनी इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको वो स्टूडेंट्स जो अटेंड नहीं कर पा रहे और फैकल्टी मेंबर भी अपने दूसरे फैकल्टी मेंबर को और लोकल कम्युनिटी को आगे डिसेमिनेट करें, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर जो है ना पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट अब जो है ना वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है और जिसमें हमारे मुल्तान के भी कुछ एरिया स्पेसिफाई कर लिए गए हैं तो इसलिए इसका बेहतरीन हल यही है कि आप अवेयरनेस दें, लोग इस अवेयरनेस को फॉलो करें और इसको जितना हो सके हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें। लिहाजा विद द परमिशन ऑफ वाइस चांसलर मैं पहले स्पीकर डॉक्टर उमैर वकास से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ वाइस चांसलर MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ हूँ और कोविड-19 के ऊपर बात करूँ। इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक साहब का और MNS की दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का कि उन्होंने यहाँ आके ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम डिस्कशन कर सकें कोविड-19 पर। अच्छा, कोविड-19 पे मेरी डिस्कशन का मकसद ये था कि हम सोशल मीडिया पे रोजमर्रा देखते हैं कि आपको कोई ना कोई मिथ सुनने को मिलती है कि कोविड-19 से इस तरह बचा जा सकता है, कोविड-19 यहाँ से आई। तो आज इसका एक मकसद ये भी है कि किसी तरह हम उन मिथ्स को काउंटर करना स्टार्ट करें। जो हमारे पास मिस इंफॉर्मेशन आती है थ्रू द सोशल मीडिया, हम उसको भी काउंटर करें। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन करें और हम इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन बनाएं। मैं इस पे थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर और थोड़ी सी प्रिवेंशन के ऊपर और कौन सा एज ग्रुप एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किस तरह करते हैं, ये 3-4 टॉपिक्स को मैं टच करना चाहूंगा। सबसे पहले कि ये और हाँ, डॉक्टर इशफाक साहब ने अभी मुझे याद करवाया कि थोड़ा सा जो सा लोगों का एटीट्यूड है उसके ऊपर भी बात की जाए, क्योंकि हर तरह की इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास आ रही है। अब आपने उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन एक्चुअली वर्थ टेकिंग है और कौन सी इंफॉर्मेशन को आप लेट गो कर दें। थोड़ा सा इसके माजी के ऊपर थोड़ा सा जाए कि कोरोना वायरस कोई नई चीज नहीं है। ये नहीं है कि अचानक आसमान से आ गया और हमने ये पहली दफा देखा है। कोरोना वैरायटी एक पुरानी फैमिली वायरस की चली आ रही है जिसकी अब म्यूटेशन होके एक नई स्ट्रेन आई है। 2002 में हमने सार्स देखा था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो चाइना में इमर्ज हुआ था और बाद में हमने उसे हांगकांग के अंदर क्वारंटाइन करके उसको काउंटर किया था। उसके अलावा 2012 में मिडल ईस्टर्न सिंड्रोम आया था, वो भी सार्स से रिलेटेड था, कोरोना से रिलेटेड था। तो ये पहले हमारे पास आ चुके हैं और 2002 से हम इस कोरोना के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि शायद हम इसकी वैक्सीनेशन, इस कोरोना फैमिली के ऊपर अगर आप इसकी वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर सकें, 2002 से हमारा इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अब तक हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये जो सी कोविड-19 जिसे हम कहते हैं, इसका जो सा सही नाम है वो है SARS-CoV-2, लेकिन आम जुबान में हम इसको कोविड-19 कहते हैं क्योंकि 2019 में इसकी आउटब्रेक हुई थी, इसलिए हमने इसका नाम कोविड-19 रखा। ये आया कहां से? आमतौर पर जो हमारे फ्लू वायरसेस होते हैं उनमें से भी कुछ कोरोना वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फ्लू कॉज करने में, लेकिन क्योंकि वो इतने लीथल नहीं होते
या उनका आउटकम इतना सुअर या इतना ग्रेव नहीं होता, इसलिए हमें उनकी आज तक ना इंफॉर्मेशन थी ना हमें उसके बारे में पता था। उनको आप इजिली आपका इम्यून सिस्टम काउंटर कर सकता है। ये कोरोना वायरस बैट्स के अंदर नॉर्मली रहता था और वही म्यूटेट करता था, और इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं थी कि वो स्पीसीज टू स्पीसीज ट्रांसफर कर सके। पहली दफा ये हुआ कि इसकी म्यूटेशन ने इसको ये एबिलिटी दी कि स्पीसीज टू स्पीसीज ट्रांसफर कर सके, तो ये बैट से ट्रांसफर होना शुरू हुआ। फिर जब इसकी म्यूटेशन इंक्रीज हुई तो इसके अंदर ये एबिलिटी भी आई कि ह्यूमन बींग्स के फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। तो ये इसका थोड़ा सा ओरिजिन था कि किस तरह ये ह्यूमंस तक पहुंचा बैट से होता हुआ और किस तरह इसके अंदर म्यूटेशन आई। अब भी रिसेंट रिसर्च ये हो रही है कि इसके अंदर कोविड-19 के अंदर इटसेल्फ कितनी म्यूटेशंस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये हो गया इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब आते हैं कि जब से ये पेंडेमिक, कोई भी पेंडेमिक आता है तो उसकी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं। हमने इससे पहले कॉलरा देखा, हमने नहीं देखा लेकिन हमने पढ़ा, कॉलरा के बारे में पढ़ा, ब्लैक डेथ के बारे में हमने पढ़ा, स्पेनिश फ्लू के बारे में पढ़ा कि उसकी 3 वेव्स आई। ये सारे पेंडेमिक्स थे। हमारे लाइफ स्पैन में ये शायद पहला पेंडेमिक है जिसे हम काउंटर कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास शायद इंफॉर्मेशन भी ज्यादा नहीं। कोई भी चीज जब पहली दफा आप काउंटर करने जा रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपने उसे किस तरह काउंटर करना है, इसलिए आपने इसकी डिफरेंट इंटरवेंशंस देखी। आपने ये भी देखा कि लोगों ने लॉकडाउन की तरफ गए, फिर ख्याल आया शायद लॉकडाउन एक अच्छी टेक्निक नहीं है इसको काउंटर करने की, आपने लॉकडाउन खत्म किया। कि आप एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं कि हमने कौन सी इंटरवेंशन की तरफ जाना है। इसका वाहिद हल जो अब तक आया, रिसेंटली एक रिसर्च आई है डेक्सामेथासोन के ऊपर, उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे कि वो रिसर्च क्या है। लेकिन अभी इसकी प्रिवेंशन के ऊपर, कि इसकी प्रिवेंशन जो सी है वो सिर्फ 4 या 5, जिसे हम प्राइमरी बेसिक प्रिवेंशन कहते हैं, 4 या 5 स्टेप्स हैं। अगर आप उनको फॉलो कर लें तो कोविड-19 को आप अपने तक पहुंचने से रोक सकते हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज है मास्क का यूज। ऑस्ट्रिया के अंदर एक रिसर्च हुई है रिसेंटली 6 months अगो कि अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप जो सी ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 है उसे 80% कम कर सकते हैं। और कल ही एक रिसर्च हुई कि एक सैलून के ऊपर एक जो सा सैलून मास्टर था वो कोविड पॉजिटिव था, उसके पास तकरीबन 80 लोग आए उस दिन बाल कटवाने के लिए, लेकिन उनमें से कोई एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो उसने खुद मास्क पहना हुआ था और उसके पास जितने भी लोग आए उन सब ने मास्क पहना हुआ था। तो मास्क की जो सी क्वालिटीज है या मास्क का जो सी फिजिबिलिटी है, मास्क की जो यूजेस है, मास्क का वो एस्टेब्लिश्ड है। मास्क आपके ट्रांसमिशन ऑफ वायरस को अगर 100% नहीं भी रोकता तो वो उसको कम जरूर कर देता है। दूसरा हमारा यूज है यूज ऑफ वाटर या हैंड वॉश। अच्छा, एक और चीज है, हम सैनिटाइजर का बड़ा ज्यादा यूज कर रहे हैं। सैनिटाइजर के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसका एक्सटेंसिव यूज करें तो ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है बाय अ फैक्टर ऑफ 12। इसके बारे में भी रिसेंट रिसर्च हुई है कि अगर आप सैनिटाइजर का एक्सटेंसिव यूज करेंगे तो इससे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस और आने वाले अरसे में आप इसको फेस कर सकते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप सैनिटाइजर को कम यूज करें और सॉफ्ट वाटर को ज्यादा यूज करने की जरूरत है, कोशिश करें कि आप इसको कर सकें। तीसरी जो इसकी प्रिवेंशन है वो है कि अवॉइड क्राउडिंग। अगर आपको जरूरत है आप बाहर जरूर जाएं। आप पाकिस्तान में जिस सेटिंग में आप रहते हैं ये इम्पॉसिबल है कि आप लॉकडाउन इंपोज कर सकें। न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, आइसलैंड जैसी कंट्री ये इंपोज कर सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है और लोगों को घर में आमतौर पर बेसिक सहूलियात मुयस्सर हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे मुल्कों में लॉकडाउन शायद एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है। यहां जो एक फिजिबल ऑप्शन है वो आपकी सिर्फ प्रिवेंशन है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप क्राउडिंग को अवॉइड कर सकें। 6 फीट का डिस्टेंस, WHO ने 6 फीट के डिस्टेंस को रिकमेंड किया है कि आप 6 फीट का डिस्टेंस एटलीस्ट मेंटेन करें। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ड्रॉपलेट्स आमतौर पर 6 फीट का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा है कि आप 6 फीट के डिस्टेंस को इंश्योर करें।
दूसरा जो सा इनका बड़ा है कि 15 मिनट तक अगर आप किसी के साथ सेम इन्वायरमेंट शेयर करें जो केस है, अच्छा ये केस और कॉन्टेक्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन केस फिलहाल मैं वो बता रहा हूं कि जो कंफर्म कोविड पॉजिटिव होता है वो उसे हम कहते हैं कि केस। अगर आप किसी केस के साथ 15 मिनट के लिए इन्वायरमेंट शेयर कर रहे हैं विदाउट अ मास्क, तो आप वल्नरेबल हैं कि आप इवेंचुअली इसको डेवलप कर लेंगे कोविड-19 को। तो ये 3-4 प्रिवेंशन है जिसके बारे में कोशिश करें कि इसको आप अडॉप्ट करें। अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो चांसेस यही है मोर देन 80% के कोविड-19 आप तक नहीं पहुंचेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी बहुत जरूरत है वो है प्रिवेंशन की एडवोकेसी करने की, क्योंकि हमने कभी प्रिवेंशन पढ़ा नहीं, हमें यहाँ कभी प्रिवेंशन के बारे में बताया नहीं गया। हमारे पास जो बेसिक डिजीज आए वो कौन कौन से थे? एक दफा हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस आया जिसने हमें थोड़ा सा शेक किया, हेपेटाइटिस आया, फिर उसके पास डेंगू आए। ये 3-4 डिजीज थे जिसने पाकिस्तान को थोड़ा सा शेक किया था। कोविड-19 जैसा डिजीज हमने कभी देखा नहीं था। इन पिछले 3 डिजीजेस के अंदर भी हम प्रिवेंशन के ऊपर नहीं गए, हम गए इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाती है तो हम इवेंचुअली इस सब का बर्डन अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर डाल देते हैं, जिसने इवेंचुअली कोलैप्स हो जाना है। अगर आप नंबर ऑफ केसेस को इंक्रीज कर देंगे तो आपका हेल्थ सिस्टम इवेंचुअली कोलैप्स कर देगा। तो इन तीनों केसेस में जो मैंने आपको बताए, हमने प्रिवेंशन नहीं लेके आए क्योंकि प्रिवेंशन की कभी एडवोकेसी नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली हमारे करिकुलम के अंदर जो भी हमारा मेडिकल रिलेटेड करिकुलम है उसके अंदर प्रिवेंशन ज्यादा पढ़ाई भी नहीं जाती। डॉक्टर्स के साथ भी ज्यादा एम्फेसिस ये किया जाता है कि उन्हें क्लिनिकल साइड के ऊपर लेके जाया जाए, प्रिवेंशन साइड के ऊपर कोई नहीं जाता। प्रिवेंशन क्या करती है? प्रिवेंशन ये करती है कि आपके हेल्थ का जो आपका सिस्टम है उसको कोलैप्स होने से बचाती है। आप लो कॉस्ट इंटरवेंशंस लेकर आते हैं ताकि इवेंचुअली जो आपका हेल्थ सिस्टम के ऊपर बड़ा बर्डन आना है उसे आप बचा सके। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप कैंसर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है, आप किस तरह जीते हैं ये डिपेंड करता है कि कैंसर जेनेटिक्स भी इसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है, लेकिन आप किस तरह जीते हैं इसे हम बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। अब अगर आप ड्यूरिंग द लाइफ कोर्स कुछ इंटरवेंशंस ले आए जिससे आप उसके रिस्क फैक्टर्स को काउंटर कर सकें, तो उसकी इंटरवेंशन की कॉस्ट जो सी है वो कम है बनिस्बत इसके कि अगर किसी को कैंसर हो गया और वो आपके हॉस्पिटल में चला गया। अब अगर वो एक दफा आपके हॉस्पिटल में चला गया है तो आप देख लें कैंसर की ट्रीटमेंट का कोर्स 2 साल भी है, 4 भी है, 6 भी है, 10 भी है। अब 10 सालों तक आप अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक बर्डन डाल रहे हैं कि आप उसकी ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं जो कि ट्रीट हो सकती थी, जो प्रिवेंटेबल थी, जिसे आप प्रिवेंट कर सकते थे। दूसरी प्रिवेंशन की बड़ी एग्जांपल आपकी पोलियो है। पोलियो की प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीनेशन यूज करते हैं। अगर आप इसकी वैक्सीनेशन नहीं करते और पोलियो डेवलप हो जाता है तो आप देखें कि ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस ड्यू टू डिसेबिलिटी कितने ज्यादा हो जाते हैं। लोग काम नहीं करते डिसेबिलिटी की वजह से। आपकी गवर्नमेंट टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकती क्योंकि आपने एक इंडिविजुअल को 16, 18, 20 साल तक पहुंचाया है जहां आप उसको टैक्स देना है ताकि आपकी स्टेट उससे इनकम जनरेट कर सके, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि वो डिसेबिलिटी होती है। तो ये थोड़ा सा प्रिवेंशन के ऊपर काम किया। अब आप थोड़ी सी मिथ्स के ऊपर आते हैं कि कोविड-19 के बारे में मिथ्स क्या चल रही हैं। सबसे बड़ी मिथ आपने सुनी हुई होगी कि डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा के मार देते हैं बंदे को, ये आपने सुना होगा। ये मिथ ओरिजिनेट कहां से हुई? अच्छा, ये हुआ ये कि कुछ जो से पेशेंट थे वो चल के हॉस्पिटल्स तक गए, वेंटिलेटर पे उन्हें डाला तो विद इन फ्यू मिनट्स और 30 मिनट्स एंड हाफ एन आवर उनकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गए। क्यों? क्योंकि जब तक वो वेंटिलेटर पर पहुंचे उस वक्त तक वायरस उनका ट्रैकिया क्रॉस कर चुका था, लंग्स तक पहुंच चुका था। एक दफा अगर आपका वायरस कोविड-19 लंग्स तक पहुंच गया है, उसके बाद अगर आप वेंटिलेटर के ऊपर आ भी जाते हैं लेकिन आपकी ऑक्सीजन कम है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी कम है, तो आपके सर्वाइवल की चांसेस शायद 2%, 4%, 6% है, इससे ज्यादा नहीं। तो क्योंकि वो डेथ बड़ी रैपिड थी इसलिए लोगों ने समझा कि शायद डॉक्टर तो इंजेक्शन लेके मार रहे हैं। एक और मिथ कि ये ह्यूमन मेड वायरस है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ह्यूमन मेड वायरस के लिए क्या चीज जरूरत है? एक तो नॉर्मली जो ह्यूमन मेड वायरसेस होते हैं वो डीएनए वायरसेस हैं, मोस्ट ऑफ देम।
आरएनए बहुत कम है, लेकिन आरएनए बन सकते हैं। लेकिन वो बनते कैसे हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग नॉन वायरसेस हैं, आप उन वायरसेस की डिफरेंट कैपेसिटीज को या उनकी डिफरेंट एबिलिटीज को कंबाइन कर लेते हैं ताकि आप एक मैन मेड वायरस बना सकें। कोविड-19 में ऐसे स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए हैं जो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ये ह्यूमन मेड वायरस है या आपने इसको लैब में जनरेट किया है। तो ऐसी कोई भी मिथ जो आपको ये बताती है कि ये ह्यूमन मेड वायरस है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, तीसरी आते हैं हम थोड़े से इसकी मेडिकेशन की तरफ। क्या आपने देखा होगा प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर सना मकी का आपका हर्बल चल रहा है, एक्टिमेरा का आपका आर्थराइटिस का इंजेक्शन है, उसके बारे में लोग कहते हैं। फिर मलेरिया की टैबलेट्स क्लोरोक्विन के बारे में कहा कि ये हो सकती है। अब तक, आज जब मैं बात कर रहा हूं, अब तक कोई भी ड्रग इसके साथ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। अब तक कोई भी ड्रग इसके साथ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। अब अगर एक बंदा, इसमें यह है कि 70% लोग खुद रिकवर हो जाते हैं। अब होता यह है कि जब एक बंदा कोविड पॉजिटिव आया है, वो कोई ना कोई हर्बल मेडिसिन या कोई मेडिकेशन यूज करता है, क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स करना है और उसने रिकवर हो जाना है, तो वो ये समझता है कि एक्चुअली शायद इन हर्बल मेडिकेशन की वजह से वो रिकवर हो रहा है। केस ये नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 20% लोग जिन्होंने इवेंचुअली वेंटिलेटर्स के ऊपर जा रहे हैं, उनके ऊपर वो कितना इफेक्टिव है, क्योंकि 70% लोगों ने इसमें इम्यून रिस्पॉन्स के जरिए आपको रिकवर कर देना है। अच्छा, जो वाहिद स्टडी अभी आई है, परसों तरसों शायद रिलीज हुई है, वो है डेक्सामेथासोन, स्टेरॉइड। कि इसके बारे में कहा गया है कि एक इन्होंने स्टडी की है जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि वो लोग जो वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद हैं या जिनके अंदर ऑक्सीजन की सीवियर डेफिशिएंसी है, उसमें डेक्सामेथासोन 1 आउट ऑफ 8 पीपल को रेस्क्यू कर सकता है। यानी कि अगर 8 लोग वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद हैं, तो उसमें से जो एक बंदा है उसे आप डेक्सामेथासोन के जरिए बचा सकते हैं। लेकिन इस स्टेरॉइड के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि आप सब शायद जानते होंगे कि जब आप स्टेरॉइड्स का कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, आपके डिफरेंट विजुअल ऑर्गन्स के साथ करता है और उसके अपने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो डेक्सामेथासोन अब तक वाहिद ड्रग है या वाहिद स्टेरॉइड है जिसे हमने स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पाया है। तो जो आप मिथ सुनते हैं ड्रग्स के बारे में, इसके ऊपर मत जाइए। हाँ, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए अगर आप कोई फूड यूज करते हैं इम्यून बूस्टर के तौर पर, दैट इज अनदर स्टोरी, दैट इज द प्रिवेंशन। ये कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं है, ये उसकी प्रिवेंशन है। तो अब हमने थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन कर ली। अब इससे बचने के लिए, एक मैंने आपको प्रिवेंशन के 3-4 तक, इससे बचने के लिए कि पाकिस्तान में क्या सिनेरियो हो सकता है, मैंने इससे पहले डिस्कस किया कि पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश, हमारी जरा सेटिंग सेम किस्म की, और हमें शायद लॉकडाउन इतना सूट नहीं करता क्योंकि हम लोगों ने बाहर भी जाना है, हमारी पॉपुलेशन एक कंजेस्टेड किस्म की पॉपुलेशन है, हमारा सोशल डिटर्मिनेंट्स डिफरेंट हैं। तो इसे अब किस तरह अवेयर करके हमने लोगों को इससे बचाना है। अगर आपको याद हो तो शुरू में हमारे पास 10 केसेस थे, 30 थे, उस वक्त लोगों ने कहना शुरू किया कि वायरस कुछ नहीं है। आज हम तकरीबन मोर देन 1,60,000 केसेस पे खड़े हैं। इंसिडेंट रेट हमारा रोज ब रोज इंक्रीज हो रहा है। इंसिडेंट रेट से मेरा मुराद है कि हर रोज जो आपके नंबर ऑफ न्यू केसेस आ रहे हैं वो रोज ब रोज इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अब उसको काउंटर करने के लिए ये आपकी 3-4 प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मास्क, आपका सोप वाटर, और आपने क्राउडिंग को अवॉइड करना है, और आपने घर से बाहर नहीं निकलना अनलेस इट इज डैम इंपॉर्टेंट। अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने, अच्छा, दूसरा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर आप किसी को देखें जिसने मास्क नहीं पहना हुआ तो आप उससे क्वेश्चन करें, आप उसको एडवोकेट करें कि इसके यूजेस क्या। फॉर एग्जांपल, मैं रोज मोटरवे से जाता हूँ खानेवाल, मुल्तान टू खानेवाल, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन जाता हूँ। मैं देखता हूँ ये लोग जो आपको टिकट देते हैं मोटरवे के ऊपर, एग्जिट के ऊपर, इनमें से किसी ने मास्क नहीं पहना होता। मैं इनसे 2-3 दफा पूछा है कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो इनका आंसर यही होता है कि जी कोविड-19 तो कोई चीज है ही नहीं, कोरोना अब तक नहीं आया। ऐसे लोग जो कॉन्टिन्यूअसली एक मैसेज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको एडवोकेट करें। अब आते हैं इसके फ्यूचर की तरफ कि इसका फ्यूचर क्या है।
मेरे ख्याल में जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसमें आपको कोविड-19 के साथ रहना है। वैक्सीनेशन अगर आ भी गए, अगर हम बहुत ज्यादा लकी हुए और वैक्सीनेशन आ गए, तो अगर आप उसके देखें 3 क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं ह्यूमंस एनिमल्स के ऊपर, फिर एक ह्यूमन के ऊपर करना है, फिर उसकी डिमांड है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कम से कम आप 2021 के एंड या 2022 से पहले आपको वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो फ्यूचर आपका यही है कि आपको कोविड-19 के साथ रहना है, आप उसके साथ को एग्जिस्ट करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटीज भी खुलेंगी, आपके दूसरे इदारे भी खुलेंगे और लाइफ दोबारा उसी चीज पर आ जाएगी। लेकिन किस तरह खुलेगी? खुलेगी आपकी प्रिवेंशन के साथ, आपके मास्क और आपके सैनिटाइजर के साथ। इस तरह लाइफ खुलेगी, इस तरह आप कोविड-19 के साथ को एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा इसका फ्यूचर कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछें और हम उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करें। जी, डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, मैं हमारे साथ कुछ गेस्ट भी हैं। सलमान मुबारक साहब बैठते हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं ओवरऑल पब्लिक हेल्थ पे भी, सोशल डेवलपमेंट पे भी, और बड़ा एक उनका एक इंटरेक्टिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है जो नेशनली इंटरनेशनली लर्न करते रहते हैं, वॉर करते रहते हैं, जिसको कहते हैं अफला तफक्कुरून, वॉर करो फिक्र करो, तो ये वॉर फिक्र करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, आपने ज्वाइन किया, मेरे साथ थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। वी अप्रिशिएट, बहुत अच्छा आज मैं समझता हूँ कि जनाब बड़े अरसे बाद एक बड़ा अच्छा लेक्चर सुना जो एविडेंस बेस्ड कन्विंसिंग आर्गुमेंट के साथ विद सपोर्टेड रिसर्च, सिर्फ इधर उधर से जो बाकी क्या कहते हैं टॉक शोज देख के करने वाले नहीं, बल्कि जो जिसको कहते हैं ना एनालिटिकली देख के, रिसर्च पढ़ के, जो एक साइंटिफिक एटीट्यूड होता है हम देखते हैं इंटरनेशनली, वो वाला लेक्चर था, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और लेकिन ये कि जी हमें ओके क्वेश्चन आंसर करो जी, नहीं पहले यहाँ ना करनी यार, 2 तरीके का होता है, फिर सवाल भूल जाता है। अगर आप कोई ओके यू कैन 4-5 सवाल आप कर लें, फिर उसके बाद में ओपन डिस्कशन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। माय क्वेश्चन इज टू डॉक्टर उमैर। अपने आप को आइडेंटिफाई करें बेटा। माय नेम इज हनिया हबीब, आई एम फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा जी बेटे। सर आपने एक ड्रग के बारे में बताया, तो आपने उसके बारे में बताया था कि वो जो है वेंटिलेटर्स पे अगर 8 लोग हैं तो उसमें से वो 1 को क्योर करता है। तो सर ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ 1 को ही क्यों क्योर करता है? अच्छा, ये ना रिसर्च बेस्ड होता है। आप रिसर्च करते, आप कौन से सेमेस्टर से हैं उधर? सर मैं 4th सेमेस्टर HND। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, हम आमतौर पे ना रिसर्च करते हैं। ये हमारी हुई है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी क्या होती है कि आप एक ग्रुप को दे देते हैं, एक को केस एंड कंट्रोल स्टडी, एक को आप ड्रग देते हैं और दूसरे को आप ड्रग नहीं देते, और आप देखते हैं कि उनमें से कितने लोग बचे हैं एज कंपेयर टू जितने नहीं बचे। इसकी मैं एक बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ। ये आप टीवी में अक्सर देखते हैं कि वो मशहूर एडवर्टीजमेंट आती है कि एक गाल की एक साइड पे डव लगाएं, दूसरी साइड पे डव ना लगाएं। ये दिस इज अ केस कंट्रोल स्टडी, दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ अ केस कंट्रोल स्टडी। एक तरफ आपने अपनी जो ड्रग है वो दी है, दूसरी तरफ आपने प्लेसिबो या कुछ भी नहीं दिया। तो इसमें ये हुआ कि जब इन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर, आई थिंक 2000 एंड समथिंग इनके पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से इन्होंने 1000 को डेक्सामीथासोन दिया और 1000 को डेक्सामीथासोन नहीं दिया। तो उन 1000 में से फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग बचे या 11 लोग बचे या 12 लोग बचे, तो फिर ये इसकी एक सॉफ्टवेयर होता है, या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस निकालने का एक तरीका होता है। वो इन्होंने जब निकाला तो इन्हें पता लगा कि जो 1000 में से अगर 10 बच रहे हैं तो इसका मतलब है 100 में से 1 बचता है। अगर 100 में से 10 बच रहे हैं, इसका मतलब है 10 में से 1 बच रहा है। तो इस तरह ये रिसर्च करके बताते हैं। इसकी एक वजह यह है कि शायद डेक्सामीथासोन क्योंकि एक स्टेरॉइड है, आपको देखना पड़ता है कि जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट आया है उसके अंदर कोई अंडरलाइन कंडीशन पहले तो मौजूद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डायबिटिक पेशेंट था, या वो कैंसर का पेशेंट था, या हाइपरटेंशन का था, या स्ट्रेस का था, तो उसका इम्यून सिस्टम पहले से कॉम्प्रोमाइज है। और आपका स्टीरॉइड उस इम्यून सिस्टम जो पहले से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाता जितना अगर आपका इम्यून सिस्टम
थोड़ा सा बेटर कंडीशन के अंदर है। तो शायद इस वजह से वो लोग जिनके अंदर दूसरी अंडरलाइन कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, शायद उस वजह से। अच्छा, मैं इसमें मुझे एक थोड़ी सी बात याद आ गई, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि आप आज कोविड-19 के बारे में देख रहे हैं और आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम की हुई है, आपका इंटरेक्शन कम हुआ है, इसका एक फ्यूचर इंपैक्ट ये होने वाला है कि आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की प्रेवलेंस इंक्रीज होने वाली है, ओबेसिटी आपकी इंक्रीज होने वाली है आने वाले दिनों में, कैंसर की प्रेवलेंस, डायबिटीज की प्रेवलेंस इंक्रीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी हमने कम कर दी है। हम समझते हैं लॉकडाउन का मतलब ये है कि हमने घरों में बैठ जाना है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करें, दूसरे इंटरेक्शंस को कंटिन्यू करें, ये ना हो कि एक चीज को काउंटर करते हुए आप दूसरी चीज का शिकार हो जाएं। दूसरा इसका बड़ा एक साइड इफेक्ट मेंटल हेल्थ इशू है। इसकी एक और स्टडी हुई, मुझे याद आ गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि रिसेंटली पिछले 6 महीनों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि स्मोकिंग इनटेक इंक्रीज हुई है, अल्कोहल इनटेक इंक्रीज हुई है और बहुत सी दूसरी चीजों की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हुआ, तो आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आने ज्यादा लग गए हैं। तो ये 2-3 चीजें भी जरा आपने नजर में रखनी है कि कोविड-19 को तो आप काउंटर कर रहे हैं, ये ना हो एक चीज को काउंटर कर रहे हैं और दूसरे की प्रेवलेंस इंक्रीज करते हैं। थैंक यू। मेरा थोड़ा सा इसमें एक एडिशन ये है कि पहली बात ये है कि जो ड्रग का आपने बिल्कुल, उमर ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जनरली प्लांट्स के साथ, क्योंकि हम प्लांट साइंटिस्ट हैं, हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट करके सिर्फ एक चीज का इफेक्ट देख सकते हैं। लेकिन जब आप ह्यूमन बीइंग के साथ कर रहे हैं, देयर आर वेरिएबल फैक्टर जो आपके अननोन है। सो देयर, और दूसरी बात, वैसे भी जो डिजीज आने के लिए 3-4 चीजें जरूरी होती हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं मेरे पास। एक तो अनाकुलम का होना, जो एनवायरनमेंट में मौजूद है या आपके करीब है या आप उससे आप उसको एक्सपोज हो के नहीं, सो उसका वायरस का होना जरूरी है। दूसरी बात ये कि जनाब उस एनवायरनमेंट का होना जरूरी है कि जी आप किस एनवायरनमेंट में उस वक्त, वो एनवायरनमेंट इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। उस एनवायरनमेंट के अंदर आपने जैसे डायबिटीज की बात की या कोई ब्लड प्रेशर की बात की या कोई लैक ऑफ ह्यूमैनिटी की बात की, या और देयर आर मेनी वेरिएशंस, और एक जेनेटिक भी है। ठीक है। तीसरी चीज है कि जी उस बंदे का ससेप्टेबल होना, कुछ बंदे ऑलरेडी इम्यून हैं, इसी तरह प्लांट का ही रेजिस्टेंस उसमें मौजूद होती है। तो ये 3-4 फैक्टर, 3 फैक्टर की चौथा भी है कोई है? 5 बता दो, हम भी सीखते हैं आपसे। एनवायरमेंट, पैथोजन, हाँ वेक्टर, जो कैरी करने वाला, जनरली चीज ये है कि कैरी करने वाला, जनरली जो वायरसेस को कैरी करते हैं, जो हमने पढ़े हैं चीजें, वो है इंसेक्ट है या यहाँ पे कैरियर जो है, वो जो 6 फुट का डिस्टेंस है, वो बेसिकली कैरियर के लिए है कि अगर वो जो आपका कैरियर है वो 6 फुट से ज्यादा ट्रेवल नहीं करता। तो ये 4-3 वही कोई वो भी वेक्टर ही हो गया, वो भी वेक्टर ही हो गया, कोई जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, बड़ा वैलिड क्वेश्चन था, लेकिन ये एक स्टडीज को हम विद एक इसका आंसर नहीं हो सकता कि ये वजह थी। तो देयर आर मल्टीपल जी। एनी अदर क्वेश्चन जी? कोई और बच्चा? अस्सलाम वालेकुम जी सर, आई हैव वन क्वेश्चन। जी मोहम्मद बिलाल, पूछें आपको। जी सर, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल, प्रेसिडेंट ऑफ किरत एंड नाथ क्लब, MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। जी बेटा क्वेश्चन करें अपना प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये बोला है कि ये जो कोरोना वायरस है ये मैन मेड नहीं है। जी मैंने यही बोला है। सर इस पे मैंने थोड़ी ना वो क्लियरेंस करानी है कि वो इस तरह की अभी पिछले दिनों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा एक कट हुआ है। अगर सर ये मैन मेड नहीं है तो उधर सर एक तो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में हम ये देख रहे थे कि इटली टॉप पे जा रहा था, फिर अमेरिका टॉप पे रहा है इस डेथ के हवाले से, कोरोना के फैलने के हवाले से। तो अब सर अचानक एक तो उनकी खबरें आनी बंद हो गई हैं बिल्कुल भी, कि अब उनमें कोई ऐसी वैसी खबर नहीं आ रही। ठीक है। दूसरा ये कि सर अगर ये मैन मेड नहीं है तो जो अमेरिका के अंदर इतना बड़ा कट हुआ है तो कोरोना उधर क्यों नहीं फैल रहा? एक मेरा क्वेश्चन ये है। दूसरा सर ये जो सियाह फार्म सर उधर गालबन उनको मारा गया तो उसपे सारा अमेरिका बाहर आया, तो उन्होंने सर इतना बड़ा एक इजमा किया, तो उधर कोरोना एक तेजी से आग की तरह फैलना चाहिए था, जिसके ऊपर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये बोला कि ये बैट के जरिए फैल रहा है,
तो सर अगर मैं ये कहूँ कि साइंस में तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये एक इंसान में आया हो और इंसान ने बैट को खाया तो बैट में ट्रांसफर हुआ और बैट से आगे गुजरा हो? क्योंकि सर ये चाइना वाले अभी पहले इस साल से बैट तो खाना नहीं शुरू किया ना इन्होंने, तो ये सर पिछले कई सालों से ये बैट खा रहे हैं, या तो इनके लिए नहीं हो तो फिर हम इसे कह सकते हैं। जी सर बिलाल, पहले हम इसका आपका जवाब देते हैं अभी। अच्छा, थैंक यू बिलाल। अच्छा, पहले दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि बैट को इंसान ने खाया। मैंने ये कतई नहीं कहा था कि शायद बैट को इंसान ने नहीं खाया। मैंने ये कहा था कि जब म्यूटेशन होती है एक वायरस के अंदर तो उसकी एबिलिटी चेंज होती है ट्रांसफर करने की। आप कोई भी वायरस, फॉर एग्जांपल आपको ये फ्लू होता है हर महीने, हर हफ्ते, हर सीजन के बाद आपको एक फ्लू हो जाता है। ये फ्लू क्यों दोबारा होता है? पूरी पॉपुलेशन को होता है क्योंकि इसके अंदर जेनेटिकली म्यूटेशंस आती रहती हैं और आपका बॉडी जो एक रेजिस्टेंस होती है वो उस म्यूटेशन के खिलाफ नहीं चल पाती। तो इसमें भी ये हुआ कि कोरोना वायरस हमेशा से बैट्स के अंदर मौजूद था। कोरोना वायरस हमेशा से बैट्स के अंदर मौजूद था। कोरोना के वायरस ने म्यूटेशन की, उसके अंदर ये एबिलिटी हुई कि वो स्पीसीज टू स्पीसीज ट्रांसफर करे। कुछ वायरस होते हैं जो विद इन द स्पीसीज सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ होते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये एबिलिटी हुई कि ये स्पीसीज टू स्पीसीज ट्रांसफर कर सके, और इसी म्यूटेशन की वजह से इसके अंदर ये एबिलिटी हुई कि ये ह्यूमन तक भी ट्रांसफर हो सके। अब कैसे हुआ? हो सकता है खाने से हुआ हो सकता है और वेज हो उसके ट्रांसमिशन की, लेकिन ये आया बैट्स की वजह से आफ्टर द म्यूटेशन इन द कोरोना फैमिली। अब आए पहले क्वेश्चन की तरफ। आपने कहा कि यूएसए की कोई न्यूज नहीं आ रही। मेरे पास जो डाटा मौजूद है, मेरे पास जो अब डाटा मौजूद है, यूएसए इस वक्त भी दुनिया में सबसे टॉप पे है विद द नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, ह्यूमन मेड वायरस का मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं है कि हम उसको ये कह सकें कि ये ह्यूमन मेड है, या तो हमारे पास साइंटिफिकली एविडेंस हो। एग्जिस्टिंग वायरस के स्ट्रक्चर्स के साथ ही आप ह्यूमन मेड वायरस बना सकते हैं, और इस वायरस के अंदर दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास ऐसे आए हैं जो इससे पहले किसी भी एग्जिस्टिंग वायरस के अंदर नहीं थे। और जो आपने ये कहा कि अभी ब्लैक डेथ के ऊपर इन्होंने एहतजाज किया, तो केसेस आएंगे, अभी भी नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर आप डेथ की रेशियो देखें तो ये भी उसी तरह एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। कोविड ये नहीं है कि अगर आज आपने कोविड कैच कर लिया तो कल आपकी डेथ हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आज आप पॉजिटिव हुए हैं ना, अगर आपकी आज रिपोर्ट आई है या आज आपके ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हुए हैं, इसका मतलब है 2 दिन पहले आप इंफेक्शियस हुए थे, आपने स्प्रेड करना शुरू किया था। और जब आपका ऑनसेट ऑफ डिजीज हो गया, इससे लेके आपकी डेथ कब होगी, अगर होगी तो मोस्टली रिकवर कर जाएंगे, लेकिन अगर होगी तो ये टाइम पीरियड वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये नहीं होता कि अगर आपने स्पेसिफिक कहा है कि 20 दिन के अंदर बंदे ने मरना ही मरना है, नो, आप इस टाइम को वेरी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास साइंटिफिकली एविडेंस है कि ये ह्यूमन मेड है, दैट इज देन एक्सेप्टेबल। लेकिन अब तक जितना भी साइंटिफिकली एविडेंस आया है, दैट सजेस्ट कि इट इज नॉट अ ह्यूमन मेड वायरस। थैंक यू जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा मरियम। आई एम मरियम गुल फ्रॉम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, HND 8th सेमेस्टर। बेटा मैं उसी को शुरू करता हूँ। एक मिनट बेटा, डॉक्टर उमैर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। ह्यूमन मेड केस में ज्यादा फोकस करते हैं जो स्मॉल वायरस होता है, ये अराउंड अबाउट 30 kb का वायरस है, और 30 kb का वायरस डील करना बच्चों का खेल नहीं है, और इसको स्टेबल रखना। 3-4 kb तक जो वायरस होता है उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं इजीली। 30 kb का वायरस जो है ना, उसको चूज करना और उसको ह्यूमन मेड बनाना, इट इज नॉट चाइल्ड प्ले। तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं कि इतने बड़े वायरस पे वो हाथ डालें और इसको इसमें चेंज करें। तो जब भी साइंटिस्ट फोकस करता है और इस मकसद के लिए यूज करना होता है, तो सो मैनी स्मॉल वायरसेस अवेलेबल हैं, जैसे उसमें प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में, ह्यूमन में 3-4 kb का जो होता है, वो 10 kb का वायरस जो है ना वो इजीली डील होता है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा पॉइंट इसमें ऐड कर दूं। हमारा एक्सपीरियंस है प्लांट वायरसेस के साथ, जिसमें कॉटन लीफ कर्ल वायरस है, जिसकी एक से शुरू हुआ, खोखरा वायरस से शुरू हुआ, और उसकी 8 ही है कि ज्यादा बढ़ गई हैं, 8 उसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स है। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस रख रखा है, क्योंकि मैं जेनेटिसिस्ट हूं, पर्टिकुलर रेशियो से म्यूटेशंस होती अंडर नॉर्मल कंडीशंस। हाउएवर अंडर सर्कम ये किसी का ऐसे माइक ऑन रहेगा,
ये कर सकते हैं, कर दे। सो हम उसको वायरसेस के अंदर म्यूटेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि ये नया नहीं है, इट हैज बीन एक्सिस्टिंग। जिस तरह हमारा खोखरा था वो बुरे वाला वायरस बन गया, राजस्थान वायरस बन गया और वायरसेस बन गए, इसी तरह की जो बुरे वाला का हमारा वायरस बना था कॉटन लीफ कर वायरस, उसकी वीरुलेंस ज्यादा थी, वो ज्यादा स्प्रेड में आया। तो मेरा ख्याल है कि ये बात नॉर्मल है और ये वायरसेस हैं, ये जिंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है जी। इस खुद से भी कुछ कंट्रोल होते हैं, कुछ के अगेंस्ट ओवरऑल इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। लेकिन मेरा भी एक सवाल अगर आपको याद नहीं तो पहले करना है, ये जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है कि जी हमने ये फुट एंड माउथ में देखते हैं कि जनाब वो सारे हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर देते हैं, आई डोंट नो, मेरे ख्याल इसमें करते हैं, तेरे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा सर, हर्ड इम्यूनिटी के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को आपने इन्फेक्ट करना है और वो रिकवर होगी, रिकवर होकर वो कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड करेगी। अब तक शायद एक डिजीज बल्कि ऐसा है जिसकी हमने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की है, इसके अलावा हमने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं की। अब सोचने की बात है कि आपने कहना है कि 80% ऑफ पॉपुलेशन एक सर्टेन टाइम के अंदर अफेक्ट हो, उसके बाद वो आईजीजी डेवलप करे, आईजीजी डेवलप करने के बाद वो रिमेनिंग 20% को उसके अंदर स्प्रेड करे, जो इतने कम टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं है। ये सेल्फ इवॉल्विंग प्रोसेस है जो नेचर खुद करती है और हो सकता है 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। इसमें एक और फैक्टर जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे म्यूटेशन का भी है। फॉर एग्जांपल आज हमारे पास एक ये है लेकिन कल ये म्यूटेट कर जाता है तो वो हर्ड इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। स्वीडन ने इसके ऊपर काम शुरू किया लेकिन अब उनका प्रोसेस भी फाइट बैक कर गया। चलो ओके, हम ये उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। ओके डियर पार्टिसिपेंट और माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़े हैं, तो हम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के एंड पे एक थारो क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर लेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आपके ज़हन में जो क्वेश्चन हैं वो अपने नोटबुक पे पेन डाउन कर लें ताकि वो बाद में हम अपने शुरका से पूछ सकें। तो दूसरे हमारे आज के जो स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आजम मुश्ताक, प्रोफेसर हैं पल्मोनोलॉजी में कायद-ए-आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी भावलपुर में और फोकल पर्सन है कोरोना मैनेजमेंट साउथ पंजाब पाकिस्तान के। तो इनका एक वाइड एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 स्पेशली इन साउथ पंजाब जिस रीजन में हम हैं। तो आज की जो इनकी टॉक होगी वो खासी फ्रूटफुल होगी और एविडेंस बेस्ड जो हमारे रीजन की हैं उस पे होगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आजम मुश्ताक साहब से कि प्लीज सर अपनी टॉक शुरू करें। कुछ आईटी डिस्ट्रप्शन की वजह से डॉक्टर साहब अभी ऑनलाइन नहीं है, तो जस्ट 1-2 मिनट के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन द मीन टाइम तो हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा पूछें। मोहम्मद फरहान अख्तर मेरा नेम है सर, सेक्शन सी मोहम्मद नवाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ सर मैं, 4 सेमेस्टर से। सर मैं सारी आपकी गुफ्तगू सुनी है सर, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आपके इस कदम को। लेकिन सर हमें ये पूछना था कि कोविड-19 का इलाज तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि इम्यून सिस्टम को, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे ये है कि ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है ये डिजीज। तो सर इम्यून सिस्टम को तेज करने के लिए हमें नेचुरली ये फूड में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया इम्यून सिस्टम के बारे में। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अप टू मार्क होगा, अगर इम्यून सिस्टम कंपैटिबल होगा तो वो डिजीज को काउंटर कर सकेगा। अच्छा, इसके लिए जो आप नेचुरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स खाते हैं, आपके फ्रूट्स होते हैं, आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, जो आपके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, ये सारे की अगर आप डेफिशिएंसी नहीं हो पाएगी और आपके रिक्वायरमेंट पूरी रहेगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। लेकिन इम्यून सिस्टम आपका सिर्फ इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करता या आपकी सिर्फ डाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपकी जेनेटिक्स के ऊपर भी इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है। आपकी जेनेटिक्स के ऊपर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके इम्यून सिस्टम के लिए एक्सरसाइज है। अगर आप अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें, अगर एक्सरसाइज कांस्टेंट टाइम के साथ आप करें तो आपका इम्यून सिस्टम आमतौर पर अच्छा रिस्पॉन्स करता है।
तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रिस्पॉन्स कर सकता है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आया। बात ये पहली बात तो इम्यून सिस्टम की है कि हेल्दी लाइफ, जब आप अपने आप को हेल्दी महसूस करें कि ना मैं फिट हूँ, मेरा पेट खराब नहीं है, मेरे सर में दर्द नहीं होता, मुझे फटीग नहीं होती, मुझे जो है ना मैं जल्दी थक नहीं जाता, ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक चल रहा है। दूसरी एक और बात भी, सारे का ताल्लुक इम्यून सिस्टम का, मेरे ख्याल में, मैं इनको एक होती है, हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं जेनेटिक्स और एक होती है एपिजेनेटिक्स। इसका जेनेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसमें ये वायरसेस भी सम काइंड ऑफ एपिजेनेटिक्स का इसके साथ रिलेशनशिप है कि ये इनहेरिट नहीं कर रहे होते, लेकिन ये अगली जनरेशनों में पास ऑन होते हैं। एपिजेनेटिक्स में ये कि जो अभी आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, दैट आल्सो प्ले मेजर पार्ट इन योर इम्यूनिटी। और वो जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब जिस तरह कहते वेल, अगर किसी बंदे में जीने की ख्वाहिश ना हो तो वो जल्दी मर जाएगा। वैसे तो जिंदगी मौत रब के हाथ में है। जिस बंदे के अंदर ख्वाहिश ना हो कि मैंने हेल्दी रहना है, ख्वाहिश होना, सिर्फ ख्वाहिश होना, वो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए वेरियस टूल, और हम बीइंग मुस्लिम्स, हम ये फील करते हैं कि जब हम अपने रब के साथ अपना राब्ता एक बरकरार करते हैं, उसकी रजा में राजी रहना सीखते हैं, और उसके जो इस्लाम के बताए हुए असूल हैं, और जिसमें बड़े क्लियर असूल हैं, और हमें तो अब ये जब ये हमारे बिल्कुल ठीक कहा इसने कि जी हमारी जिंदगी में पेंडेमिक पहली दफा आया, तो वो जो हमने इस दौरान सीखा, तो इस्लाम ने के अंदर ये सारी की सारी लर्निंग्स मौजूद है। तो इसको अच्छा, मुझे एक और बात, एक हमेशा से मुझे कभी भूलती नहीं, डॉक्टर हाशमी साहब एक होते थे अपना पंजाब मेडिकल कॉलेज के, नवाज मेडिकेयर एक फैसलाबाद में बड़ा मशहूर अस्पताल है। मेरे भाई बड़े जो थे उनको लीवर सिरोसिस था, तो मैं उसके पास गया, तो उसने ही अल्टीमेटली टोल्ड मी कि जिसका और कोई इलाज नहीं है, इसका ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और उस वक्त की बात है, आज से लेट्स से 90s की बात है, उस वक्त लीवर ट्रांसप्लांट की, किडनी का हो गया तो शुरू लीवर का मुश्किल था, एंड आई वाज रियली रियली डिप्रेस्ड। सो उसने मुझे ना एक बात की, उन्होंने कही बात ये कि हमारे पास लोग आते हैं मुख्तलिफ फाइनेंशियल हेल्थ के लोग, कुछ अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग आते हैं, जैसे अभी बात हुई कि जनाब आप अदरक का कावा पीवें, मैं भी पीता हूं और मैं इस पर बिलीव करता हूं कि अदरक का कावा अच्छा है। बात करें, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं विटामिन सी को आई लव इट, मैं रोजाना नींबू पीना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पेट के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल भी बाकी डिजीज के लिए भी अच्छा है। विटामिन सी को पूरा करना बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। विटामिन डी को स्टेबल रखना बड़ा जरूरी है, विटामिन ए को स्टेबल रखना बड़ा जरूरी है। आई नो ऑल दीज थिंग्स। लेकिन वो जो उसने मुझे बात की ना उस दिन, उसने कहा कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि जी फलाना पीर जो है वो दम करके देता है और उससे ये जो हेपेटाइटिस है ठीक हो जाता है, और हम कुछ लोगों को कह देते कि हाँ तो पीर से फूक मरवा दे, ठीक है, ये वो पड़ा हुआ पानी पी, बिल्कुल ठीक है, या फलाना हकीम है वो ठीक है। तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा उससे उनका मेंटल थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ आ जाती है, और वो फिर उनकी जो थोड़ी सी आसानी आ जाती है उनकी जिंदगी में। जिंदगी और मौत रब के हाथ में, जिसने लिखी आनी है। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें कौन सा भी आई एम सॉरी टू very sorry to interrupt. I am Professor Dr. Azam Mushtaq and sitting right over here in the civil hospital Bahawalpur. And after this talk, hello Dr. Please give me 5 minutes. After this talk, I have to go to see the patients who are very sick. So I have to take for you. Unfortunately, it was connection problem, so it has been prolonged. I have been listening from time to time your useful talk. And regarding one thing, regarding the clinical aspect of this COVID-19, is that most of you are now very well aware of the what type of virus it is. Rather, there was a lot of good discussion going on, whether lab made or whatever it is. I will say it has. अब आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो जी सुन रहा हूँ। थोड़ा सा सर पीछे हो जाए ताकि आपका चेहरा भी नजर आए, और स्टूडेंट्स हैं इसमें ना, और बाकी आम पब्लिक भी है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि टेक्निकल ना लैंग्वेज सर ज्यादा ना हो और जनरल पब्लिक के लिए हो सर। थैंक यू। एक मिनट जरा सा इंट्रोडक्शन करवा रहा था, तो उर्दू में ही टॉक करूंगा सर। बात यह है कि हम लोगों ने क्लिनिकली बहुत ज्यादा इसका
जो है अब तक जायजा ले लिया हुआ है। मार्च तक ऐसा था कि हमारे पास एक्सपीरियंस बड़ा कम था। नाउ हमारे पास 100 पेशेंट का एक्सपीरियंस भी है, उनके आउटकम का एक्सपीरियंस भी है। जो चीज पब्लिक को और पैगाम देना है ना, वो ये है कि ये बिहेव तो बिल्कुल डिफरेंटली कर रहा है कि कुछ पेशेंट में जो है कुछ बिल्कुल 90% तो एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें कोई अलामत ही नहीं है, वो बैठे होते हैं और डिटेक्ट हो जाता है कि उनके किसी अजीज को था तो इस वजह से उनको हो जाता है और वो आराम से, उनको कोई एक छींक तक नहीं आती है। जो 10% है रिमेनिंग, उनमें 3 कैटेगरीज हैं। एक तो माइल्ड डिजीज है जिसमें ज्यादा जो अलामतें हैं वो गला खराब और जो है सर में दर्द, बुखार और बाज दफा नजला, जुकाम वगैरह है। और मॉडरेट में ये है कि उनको सांस की तंगी, जो नीचे चेस्ट में कंजेशन और सांस लेने में दिक्कत, उनको ये महसूस होता है इनिशियली कि कमरे में ऑक्सीजन कम है। तो ये साइन है अलार्मिंग, जहाँ पे एडमिशन का सोचना चाहिए और एडमिशन के लिए तगोदो करनी चाहिए। और तीसरी कैटेगरी वो है जो सीवियर टू क्रिटिकल, उसमें लंग्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट इन्फेक्शन, हमारे अपने वायरस तो 6-7 दिन के बाद चला जाता है, निकल जाता है, हमारी इम्यूनिटी उसको जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हुए उसको निकाल देती है। लेकिन उस यूं समझेंगे जैसे फौज आई या हमारी फोर्स आई और उसी फोर्स ने जो है ना नुकसान ज्यादा कर दिया। तो ये बॉडी में होता है कि हमारे जो WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, जो फाइट करने के लिए आए थे उस वायरस से, उन्होंने ही हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को, हमारे एल्वेलाई को, लंग्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। वहां पे एक्सुडेशन होने लगी, वहां बहुत ज्यादा रतूबत पैदा हो जाती है, उससे सांस लेने में जो गैस एक्सचेंज है उसमें फर्क आ जाता है। तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम, ये चीजें पैदा होती हैं। और जो वेंट पे हैं, वेंट पे डालना पड़ता है उसको, बट वो लंग्स के लंग उसको इन्फ्लेट करने में कासिर रहता है। तो हम ज्यादातर अब जो यहाँ पाकिस्तान में, तो मैंने ही इनोवेशन बहुत ज्यादा की और अब पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी हमारी रिकमेंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रही है। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की डिफरेंट किस्म के मास्क हैं जिसके जरिए से हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं और पेशेंट को इंट्यूबेट यानी ट्यूब अंदर नहीं डालते और वेंट पे शिफ्ट नहीं करते, वेंट का लेकिन इंट्यूबेट नहीं करते। तो 24-25 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम पे जो गए हैं, जो इंस पे नहीं सेटल होते वेंट पे जाते हैं, जो वेंट पे गए हैं उसमें हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा है और यहाँ पर क्योंकि हमारा एक सेटअप शुरू से इस हिसाब से नहीं है और ये डिजीज बहुत सीवियर कंडीशन में लोग आते हैं, तो इस वजह से वो सैचुरेशन 60s में हो तो वो वेंटिलेट भी नहीं होता। अगर इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी ब्लड में जो जितने फेफड़े बना के ऑक्सीजन फेंक रहे हैं वो नॉर्मली 98 to 99% होता है बंदे के लिए, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक्टिविटीज के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए इतनी सैचुरेशन दी है। नॉर्मल रहने के लिए 90 तक जरूरत होती है, लेकिन अगर 80 पे गिर रहा हो और 10 लीटर ऑक्सीजन पे 80 से ऊपर ना आए तो वेंट पे डालना चाहिए। अब इसका क्या किया जाए कि अक्सर लोग एम्बुलेंस में जब आते हैं तो 60s में सैचुरेशन है, इसका मतलब बहुत अंदर हालात खराब हुए होते हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली जो रमजान के में और हम बड़ा सोचते और हमने बड़े बयानात दिए कि भाई रुक जाओ, आप लोग ये ना इस वायरस को नहीं जानते। ये हम उन कम्युनिटीज में भी जिन्होंने काबू कर लिया उनमें भी पलट के हमला करता है। तो मगर इस अंदाज में शॉपिंग की गई जैसा कि जिंदगी की आखिरी शॉपिंग हो और वो आखिरकार फिर कई लोगों में अल्लाह ताला रहम करे जिंदगी की आखिरी शॉपिंग ही साबित हुई। बल्कि हमारे एक प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जो ईच एंड एवरी आइटम एंड ईच एंड एवरी शर्ट जो खरीदा गया है, ईच एंड एवरी आइटम एंड ईच एंड एवरी शर्ट जो खरीदा गया है ईद की शॉपिंग में, उसकी कीमत हर पाकिस्तानी हर घर को अदा करनी होगी, अल्लाह ना करे। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स ऐसा ही बता रहे हैं कि चूंकि अब जब ज्यादा चाहे डेथ रेट 2% भी हो तो जब ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो 2% भी बहुत ज्यादा हो जाता है और इसका देखने में आ रहा है। फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि कुछ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे, जिसको कि मैं झूठ का पलंदा कहता हूँ और झूठ फैलाने का बेहतरीन जरिया कहता हूँ, उसके अंदर ये कहा जाता रहा कि जनाब ये हॉस्पिटल ना जाओ, इसमें जहर का टीका लगा देंगे और उसके अलावा इनको पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं डेड बॉडीज के। इससे हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। जो लोग थोड़े बहुत एहतियात कर रहे थे वो भी शक में आके उन्होंने एहतियात छोड़ दी कि कोई वायरस ही नहीं है।
और उसके बाद वो बहुत ज्यादा केसेस आपके सामने देखने में आए हैं। और अब पोजीशन ये है कि HDUs और वेंटिलेटर साइट्स जो हैं वो तमाम फिल हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। और अगर देखिए लॉकडाउन में अगर लोग कहते हैं कि जी होना तो सबको था, तो लॉकडाउन की क्या जरूरत है? लॉकडाउन का ये फायदा होता है कि बहुत सारे लोग एकदम इन्वॉल्व नहीं होते और आते जाते हैं, ठीक हो के चलते जाते हैं, जो सीरियस हो वो एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा तादाद आ जाए तो रिसोर्सेज चूंकि वही हैं, डॉक्टर वही हैं, वेंट वही हैं, ऑक्सीजन मशीनें वही हैं, तो उसमें ला महाला फिर उसमें कमी पेश आती है और जो कोई बच भी सकता था आम हालात में वो भी एक्सपायरी की तरफ चला जाता है। कोशिशें बहुत हैं, सारा कुछ है, एक्सपेंड भी किया जा रहा है, हर चीज की जा रही है, मगर वो उस उतने लोड को जो है ना कम्बैट नहीं कर सकता या नहीं कर सकेगा। तो ये चीजें हैं। अभी भी इसमें ये कि अब पीछे हम इसको लकीर पीटते रहे, उसका फायदा नहीं है। हमें ये चाहिए कि अब जो कुछ सो हो गया सो हो गया। अभी भी जो है हम SOPs पे अमल कर ले, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हर स्टेप पे हाथ धोना है। जब कभी हाथ कहीं लगे किसी सरफेस पे, आपको याद हो कि मैंने हाथ बाहर लगाया हुआ और आपने फेस पे जैसे हम कर लेते हैं नाक साफ की, माथे पे फेर लिया नाक, तो वो ना करें जब तक सैनिटाइज ना करें। जेब में हैंड सैनिटाइजर रखें, ये अब सस्ते हैं, दोबारा अवेलेबल हो गए हैं, पहले तो हमारे भाई लोगों ने वो गायब कर दिए थे। तो इसी तरह जो है हम जब किसी से बातचीत कर रहे हैं तो 4 फुट के फासले से भी बात हो सकती है। और मास्क लगाया हो अगर दोनों बंदों ने जो बात कर रहे हैं मास्क लगाया हुआ हो तो ट्रांसमिशन के चांसेस 1.5% है। जबकि अगर पेशेंट ने जिसको के अलामात हैं या नहीं है उसने लगाया हुआ है और आपने नहीं लगाया हुआ तो चांसेस 50% है ट्रांसमिशन के। और अगर पेशेंट ने खाली लगाया हुआ है तो 50% प्रोटेक्शन है। तो इसलिए हम कहते थे पहले कि जो पेशेंट है वो लगाए मास्क। लेकिन अब इसमें चूंकि ये एक ऐसा यूनिक वायरस है कि इसमें अलामतें मरीज में ना भी हों तो वो अपने लोगों को ट्रांसमिट कर सकता है। अगर तो वो अगेन किसी जवान को ट्रांसमिट कर देता है तो वो भी फिर उसको कोप विद कर लेता है, उसको भी हो सकता है अलामतें ना हो। अनफॉर्चुनेट ये चीज देखने में आती है कि हम लोग, हमारे बच्चे, हम लोग जवान लोग, अधेड़ उम्र लोग जो खुद तो उस अलामतों में मुब्तला नहीं होते लेकिन अपने बूढ़ों को, वालदैन को, शुगर वालों को, हामला खवातीन को, किडनी वाले मरीजों को, हार्ट वाले मरीजों को और कुछ ऐसे मरीज जो किसी वजह से स्टीरॉइड जो इम्यूनो कंप्रोमाइजिंग दवाइयां होती हैं अगर वो ले रहे हों तो उनको ट्रांसमिट कर देता है। अब उनको चूंकि इम्यूनिटी, उनका कुव्वत मुदाफियत कमजोर है तो इसलिए ये होता है कि वो उनके लंग्स में चला जाता है और उसमें फेटल डिजीज होने के बहुत चांसेस हैं। उनमें से भी कुछ बच जाते हैं, नो डाउट। जाहिर है जिसका थोड़ा बहुत भी सेटल है या उसने उसको बेहतर तौर पे डील किया या वो बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा तो इसमें भी बहुत सारी जानें हमने अल्हम्दुलिल्लाह बचाई हैं, लेकिन उसमें चांसेस बड़े कम होते हैं। तो इसका सबसे बेहतर तरीका जो बचने का एक तो ये है कि खुद जितना आप जाएं, बाहर जरूर जाएं, बैंकों में जाएं, हर तरफ जाएं, हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखें या वहां भी होते हैं। अगर लगा भी लिया तो हैबिट ये रखें कि अपने मुंह पे ना लगाएं। उसके अलावा जो है हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप दूर से सलाम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो तरीका है सलाम का बहुत अच्छा है। और उसके अलावा जो है मास्क अगर हो जाए, दोनों लोगों ने, तमाम लोगों ने लगाया हो तो बहुत ही बेहतर है। तो इससे ये नहीं होगा कि ये वायरस चला जाएगा, इसको आगे होस्ट नहीं मिलता। ये जो वायरसेस हैं बैक्टीरिया से, आप लोग तो क्योंकि साइंटिस्ट हैं तो इसलिए मुझे इतनी मुश्किल नहीं होगी समझाने में। बैक्टीरिया का अपना पूरा सेल होता है और वो नीचे पड़ा हुआ नाली में हर तरफ मल्टीप्लाई करता है, गोलगप्पों में, दहियों में। लेकिन वायरस नहीं करता। वायरस को इंसानी जिस्म चाहिए 6 घंटे से लेकर 4 दिन तक के दौरान मुख्तलिफ सरफेसेस पे। और अगर इसको वो इंसानी जिस्म नहीं मिलता तो लाखों, ट्रिलियन, मिलियंस ऑफ वायरसेस मर जाते हैं। तो इससे फिर इनका सर्कल टूट जाता है और वो फिर ये आगे स्प्रेड ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हम इनको हाथ मिला के और आपस में मिल के वेक्टर दिए रखेंगे, अपना होस्ट दिए रखेंगे तो ये चलता रहेगा। ये तो फिर 3 साल जो लोग कर, 3 साल नहीं तो 30 साल भी चल सकता है इस तरह से। तो चूंकि ये टेम्परेचर को रेजिस्टेंट है, टेम्परेचर पे हमारा बहुत ख्याल था कि ये कम हो जाएगा, ट्रांसमिशन थोड़ी सी कम होती है क्योंकि हर बंदा नहाता धोता है और हाइजीन का ज्यादा ख्याल रखता है तो उसमें फर्क पड़ता है। अदरवाइज वायरस को कुछ नहीं हो रहा है। बात यह है कि अभी भी SOPs पे अमल करके, चूंकि ये अब हमारे साथ रहेगा, हमें जिंदगी गुजारनी है तो इसको हम बहुत बेहतर तरीके पे कर सकते हैं। अपना ख्याल इस तरह से रखें कि आप वायरस लें ही ना किसी से, और हैंड वॉश करके और माउथ वॉश करके पेरेंट्स से और बच्चों से मिलें। और जो पेरेंट्स हैं उनको आप
आपने बहुत खास एहतियात करनी है। अगर वो रिलेक्टेंट ना हो, उनको समझा के मास्क पहनाएं। बाज़ दफ़ा वो रिलेक्टेंट होते हैं। और उसके अलावा उनके कमरे में कोई बगैर सैनिटाइज हाथ किए न जाए। और एक वेबिनार है, जरा उधर सिग्नल नहीं थे इस वजह से। तो कोई उनके कमरे में, मैंने मेरी मदर है, मैं खुद क्योंकि मैं मरीज देख रहा होता हूँ, तो मैं 2.5 महीने से उनके कमरे के अंदर एंटर नहीं हुआ हूँ। बाहर से सलाम करता हूँ और बाकी लोग सारी खिदमत खुद कर लेते हैं। और इस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। और इसी तरह बस ये बात है कि अपने बूढ़ों को बचाना है, अपने बीमारों को बचाना है बहुत ज्यादा। यंग वन को इतना मसला नहीं है, 2-4 छींके मार के आधी से ज्यादा आबादी जो है वो लिए फिर रही है इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक। ये जो हमने टेस्ट किए हैं ना 1 लाख कुछ, ये तो आइसबर्ग है। आपको पता है आइसबर्ग क्या होता है? जो बर्फ का टुकड़ा ऊपर तैर रहा था और नीचे एक पूरी चट्टान होती है और जहाज उससे टकरा जाता है, तो जैसा कि टाइटैनिक में हुआ था। तो आइसबर्ग है ये तो सिर्फ 1 लाख केसेस। आई एम श्योर कि ये इससे कहीं कहीं ज्यादा है, हर शहर में इससे कहीं ज्यादा है लोग। मगर फॉर्चुनेटली इनफ अल्लाह ताला का ये बहुत करम है कि हमारे मुल्क में इतना तेज नहीं चल रहा यंग वन में। बाहर के मुल्कों में यंग वन में भी बहुत डेथ हुई है, हमारे यहाँ भी हुई है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है। तो हम इस तरीके से इसको कोप विद कर सकते हैं। जो किसी को नहीं, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, रेस्ट चाहिए, फ्लूइड ज्यादा चाहिए, धूप में ज्यादा ना निकले। सन स्ट्रोक का भी चांस है और डिहाइड्रेट होकर ये ज्यादा हमला कर देता है। माइल्ड टू मॉडरेट वालों को भी पैनाडोल एंड कुछ मेडिसिन हम देते हैं इनिशियली, उससे हम काबू पा सकते हैं। सीवियर वालों के साथ के लिए हम लड़ रहे हैं और सीवियर वालों के लिए ही ये सारा सेटअप बनाया गया है, जिसमें एक अपना ये फोन अगर म्यूट कर दे तो आवाज कंप्लीट हो जाए। जी डॉक्टर साहब हो गया म्यूट, आप कंटिन्यू करें। सुनने वाले अगर अपना म्यूट कर दें 1 सेकंड के लिए, बस मैं खत्म कर रहा हूँ टॉक। तो ये चीजें हैं। अगर किसी ने कोई एक आध सवाल पूछना है तो वो पूछ ले, बिकॉज नाउ मैं अंदर से मुझे कॉल्स आ रही हैं। आई हैव टू गो टू सी द पेशेंट्स हु आर वेरी सिक। अंसर नहीं, मुल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका फराहम किया। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, आपने इन्फॉर्मेशन दी। मैं डॉक्टर हसन हूँ यहाँ पे फैकल्टी में। अच्छा, आपसे पूछना ये है कि साइटोकाइन जो स्टॉर्म है जिसमें WBCs अपनी ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, वो किन पेशेंट्स में चांसेस ज्यादा होते हैं? देखिए जो तो ये तो है ना, जो 10% मैंने बताया था ना, जिनमें 3 स्टेजेस की डिजीजेस हो जाती हैं, उनमें से भी हर एक में साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आता। और ये वायरस के भी, इसी वायरस के भी आपस में भी 4 स्ट्रेन्स हैं। तो इनमें से डिफरेंट 2 जो स्ट्रेन्स हैं उनमें आमतौर पे साइटोकाइन स्टॉर्म देखने में आ रहा है। और किसी की जब इम्यूनिटी थोड़ी सी बेहतर हो तो उसमें ज्यादा साइटोकाइन स्टॉर्म देखने में आता है बनिस्बत उसके जो बिल्कुल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो उसके लिए फिर जो स्टेरॉइड्स हैं वो हल्की मिकदार में जो है वो दिए जा सकते यूज करते। और लेकिन ये कि इसमें हम कोई क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि किन लोगों में साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा, किन में थ्रोम्बोसिस के ज्यादा चांसेस हैं और किन में कुछ भी नहीं होने के चांसेस। तो ये डिटरमिन जो है, ये वायरस का अपना पैटर्न ग्रुप उस एरिया का सामने एज रिलेटेड ये बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई चीजें सामने आएंगी तो वो वाजे होगा। अभी इसमें ये वाजे नहीं कि किन में होगा और किन में नहीं होगा। थैंक यू जी। कोई और क्वेश्चन आपका? जी प्रोफेसर डॉक्टर आजम मुश्ताक से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहम्मद फरहान अख्तर बात कर रहा हूँ सर। मोहम्मद नवाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ सर, 4th सेमेस्टर से। जी जी सर, सबसे पहले तो हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ और आप सब तमाम डॉक्टर्स को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप इस बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, बल्कि जंग लड़ रहे हैं। सर, जो सिगरेट स्मोकर होते हैं उनमें याद है। जी सर। सर, ये जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, जी सॉरी, मोस्टली उनके अंदर ब्रोंकाइटिस डिजीज। जी सर। जी तो जी सर मोस्टली सुनने में ये मैं सारी बात समझ गई। जी सर। जी जी
देखें वो मैं बात करने में थोड़ा सा भूल गया था, स्मोकर्स में ये ज्यादा, स्मोकर्स में भी चूंकि रुकावट ज्यादा होती है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, इन पेशेंट में ये ज्यादा जो है सीवियर फॉर्म में सामने आता है। तो ये बहुत अच्छा मौका इस वक्त जितने भी नौजवान देख रहे हैं स्मोकिंग छोड़ दें, तो आगे बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया वो भी स्मोकर को बहुत अफेक्ट करते हैं, तो स्मोकिंग छोड़ दें तो बहुत बेहतर है। और जो जी बेटा, आपका कोई और क्वेश्चन है डॉक्टर उमैर वकास? ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के पीछे रिसर्च हो सकता है, इसमें से आप में से कोई ये टॉपिक जो है ना टेक अप करे और इस पे रिसर्च की जा सकती है कि उनमें क्या ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि वो इम्यून है इन वायरसेस से। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन डॉक्टर उमैर वकास और प्रोफेसर डॉक्टर आजम मुश्ताक से आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, सवाल पूछें भी। सर मेरा नाम किरण है और मैं एफएसटी डिपार्टमेंट 6 सेमेस्टर से हूँ, मंसूरा से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा सोशल बिहेवियर है टुवर्ड कोविड पेशेंट वो कितना मैटर करता है, क्योंकि ये सारा सिस्टम ही, ये सारा गेम ही इम्यून सिस्टम का है। लाइक कोई मेडिसिन तो अभी तक आई नहीं, तो जितना ज्यादा अच्छा इम्यून सिस्टम होगा बंदा जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन जो रवैया लोग अपनाते हैं टुवर्ड अ कोविड पेशेंट, तो वो जो है वो साइकोलॉजी के तौर पर बहुत ज्यादा ना वो उसको स्ट्रेसफुल कर देता है पेशेंट को, एक बिल्कुल जो है वो आइसोलेट कर देता है, बंदे को अकेला कर देता है। तो इससे तो इम्यून सिस्टम जो है वो कम होगा, मतलब लोग ना नफरत करने लग जाते हैं उस बंदे से, और ना सिर्फ उस बंदे से बल्कि उसकी पूरी फैमिली से। तो जी इन बेटा, हालात में सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर उमैर से। बेटा आप बात पूरी करें, शाबाश, बड़ा अच्छा सवाल आप कर रहे हो। जी सर। आपका सवाल हो गया, कंप्लीट हो गया? जी सर, यही हो गया कि इस सिलसिले में क्या अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है लोगों को, और ये लोगों को अगर नहीं की जा रही तो प्लीज लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर आप जो है एक बंदे को हो गया ठीक है तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स करें, लेकिन प्लीज उस पेशेंट से नफरत ना करें और ना उसके घर वालों को बिल्कुल आइसोलेट कर दें। अगर ये रवैया अपनाया गया तो लोग स्ट्रेसफुल होंगे, जितना स्ट्रेसफुल होंगे उनका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कम होगा और ये रिकवरी के चांसेस और कम होते जाएंगे। आपको तो बेटा सारा कुछ पता है, यही बात लोगों को बताएं, सिंपल कि जनाब जो बंदा है, एक तो वैसे बाय द वे कि इसमें मेरा ये ख्याल है, मैं गलत हो सकता हूं, कि वो जो शुरू में एक पैनिक क्रिएट हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होता जा रहा है। अब उसमें वो जो है ना कि जी उससे नफरत करना, उसको अलहदा करना, इस चीज पे बड़ा काफी डेंट डाला है। अब ये सूरत हाल नहीं रही, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है और वैलिड है, जिस पे मैंने नहीं बात की कि साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रहना सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इन माय ओपिनियन अगेंस्ट एनी डिजीजेस, चाहे वो फिजिकल हो आई मीन और या ये पैथोजेनिक बेस्ड हो। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें लोगों के लिए मुख्तलिफ होती। तो फाइन, कुछ बंदे को ड्रामा देखेंगे, कोई फिल्म देखेंगे, कुछ बंदे कुरान पाक पढ़ के अपने आप को उसमें राहत महसूस करेंगे, कुछ नमाज पढ़ेंगे, कुछ सलातुल तस्बीह पढ़ेंगे, कुछ लोग टेलीफोन पे या सोशल मीडिया से पॉजिटिव साइट्स को पढ़ेंगे, ठीक है जी, कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कोई हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे, कुछ इससे रिलेटेड लिटरेचर या एक जज्बा रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिसाइड कर लें कि मैंने जज्बा ये रखा है कि मैं आई हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, और लोगों को भी मैंने सिखाना है कि जनाब ये कोविड में साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रांग रहना है। कोई टूल पकड़ लें तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। जी, कोई मेरा दूसरा ये कि देखिए, मैं तो ये कहा करता हूँ लोगों को, डॉक्टर आजम बात कर रहा हूँ कि जो है ना, आप यही तो मसला है कि बजाय इसके कि मुकम्मल आइसोलेट होना हो, पार्शियल आइसोलेट हो लें कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें, ग्लव्स पहन लें यार, और मुंह पे मास्क लगा लें। कौन सा इतना मुश्किल है? क्या इतनी इसमें कोई रॉकेट साइंस है? मुझे नहीं ये समझ आती कि लोग इस चीज को क्यों नहीं करते। वो वजह यही है कि जी कोई कोरोना नहीं है, और हम इस चीज से तंग आ चुके कि अच्छा भाई कोई कोरोना नहीं है तो फिर ठीक है, देख लो नतीजा। तो ये जो बिहेवियर है ना, ये सोशल बिहेवियर का ये भी तो हिस्सा है। बाकी आइसोलेट बेटा इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग उससे वो रहें, लेकिन नफरत उनसे नहीं है, जरासीम से करें। मैंने पुलिस वालों की वर्दी के पीछे लिखा देखा कई दफा कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। तो इसी तरह
ये वायरस जो है काबिले वो है कि इससे दूर रहा जाए, लेकिन वो बंदा नहीं, आप उसको फासले के साथ खाना दे सकते हैं, बातचीत करें, सलाम दुआ करें, गपशप लगाएं बैठ के 8 फुट के फासले पे, नो प्रॉब्लम। वहाँ उसके उनके जो अटेंशंस हैं, कुछ चीज़ों को हाथ लगता है तो आप सैनिटाइज करें, जाते ही उनके भी हाथ सैनिटाइज कराएं। दिन में 40 दफ़ा तकरीबन हाथ धो लें, पानी बहुत ज़ाया किए बगैर, तो ये ना हो कि पानी की किल्लत शुरू हो जाए। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन इससे की जा सकती है। तो जब प्रोटेक्शन करेंगे तो आइसोलेशन होने से भी बचेंगे। लेकिन अगर कोई अनफॉर्चुनेटली हो ही गया है, ज़ाहिर है बचना हर वक्त मुमकिन नहीं है, तो फिर उसको आइसोलेट इसलिए करते हैं कि बाकी लोगों को वो ना हो जाए। हाँ, सोशली उसको डिप्राइव ना करें, उसको नफरत ना करें, बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत बेहतर है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बिल्कुल जैसे सर ने चीज़ें बताई, इसके अलावा बैलेंस डाइट, विटामिन, खुराक, फ्रूट, वेजिटेबल, ये बहुत तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर डॉक्टर आजम मुश्ताक, आपने इतनी मसरूफियत में से हमें वक्त दिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स ने और कलीग ने बहुत कुछ सीखा आपकी टॉक से। अगेन डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, जरा प्लीज डॉक्टर साहब की बात सुन लें। जी डॉक्टर साहब, मैं वाइस चांसलर यहाँ बोल रहा हूँ, और मैं भी आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने टाइम निकाला, शेयर किया। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव इस यूनिवर्सिटी में लिए हैं, खास तौर पे हमने एक फ्यूचरिस्टिक सोच के निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पब्लिक हेल्थ का रिसर्च बेस्ड एक एकेडमिक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं एमएस का। और मैं ये समझता हूँ कि ये, और उसको हमने सोचा है अंडर वन हेल्थ प्रोग्राम। वन हेल्थ प्रोग्राम में ये कि जनाब जो अक्सर डिजीजेस एनिमल से, बर्ड से पास ऑन होती हैं, नंबर 1। दूसरी बात, आप लोगों की स्ट्रेंथ है, प्रैक्टिस में बहुत स्ट्रेंथ है और उसका कोई मैच नहीं है। लेकिन हम जो वेटरनरी में या एग्रीकल्चर में या माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च जो हमारे पास एक एप्टीट्यूड है, हमने यूनिवर्सिटियों को और तरह से चलाते हैं, तो हम उसको एक कम्प्लीमेंट करके एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो वी वुड लाइक, अल्लाह ताला कुछ हालात बेहतर करेगी तो हम आपको यहाँ भी बुलाएंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम्बली सर, उसका मुझे आंसर चाहिए सर। बेटा इजाजत लेकर बात करनी है, हम डॉक्टर साहब ने कर लिया, आपने बात तो नहीं करनी कोई डॉक्टर आजम साहब ने? जी डॉक्टर आजम मुश्ताक साहब, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर चलो ठीक है, सवाल नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। जी बेटा क्वेश्चन। एक मिनट, पिछले क्वेश्चन होल्ड ऑन अ सेकंड, लेट्स कोऑर्डिनेट इट राइट। पिछले क्वेश्चन पे ना अभी सर ने भी एक्सप्लेन किया, तो उस पर मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी डिजीज स्टिग्मेटाइज्ड हो जाएगा तो उसकी प्रेवलेंस मुस्तकबिल में बढ़ेगी। अगर आप किसी से नफरत कर रहे हैं सिर्फ कोविड-19 की वजह से, तो ये आप अपने ऊपर एहसान नहीं कर रहे, आप ये देख रहे हैं कि आने वाले अरसे में इस डिजीज की प्रेवलेंस बढ़ने वाली है। फिर क्योंकि आप उसने स्टिग्मेटाइज करना शुरू कर दिया, लोग छुपाना शुरू कर देंगे। जी क्वेश्चन करें, एक बात करेगा। सबसे पहले आपने आपको आइडेंटिफाई करें। हु वांट्स टू आस्क दी? अस्सलाम वालेकुम। मरियम, सर मैं मरियम बात कर रही हूँ। होल्ड ऑन अ सेकंड। मरियम, आपका कोई सवाल है भाई? जी सर, मैं बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ। मैं 8th सेमेस्टर HND की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जो जैसे ये कोरोना की वजह से इम्यूनाइजेशन वैक्सीन वगैरह जो बच्चों की हैं वो नहीं हो रही। अब मतलब एक तो सेंटर्स जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कमी है इसकी, हमारे पास नहीं आ रही है पूरी, और उसके अलावा जो पोलियो वगैरह का है वो भी बंद हो चुका है। तो इस सिलसिले में जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, सेंटर जाने पे डर लगता है। तो इसमें क्या सोल्यूशन क्या होगा इसका, और क्या सजेशंस होंगी कि कोई और प्लान हो कि बच्चों को भी बचाया जाए? क्योंकि डिसेबिलिटी आगे वो तो इस बिल्कुल इस पे खड़े हुए, इसके वर्ज पे खड़े हुए कि बच्चों को बचाना भी है। बेटा एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप सबसे, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, बहुत आप शॉर्ट वर्जन ऑफ द क्वेश्चन करें। आपका क्वेश्चन बड़ा क्लियर और बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि इन दिनों में हमें हॉस्पिटल जाने से अवॉइड करना चाहिए, और वो जो छोटे बच्चे हैं उनको एक्सपोजर को कम करना है।
और हमने कोशिश ये करनी कि वैक्सीनेशन अगर पॉसिबल हो तो घरों पे की जा सके, और ये सिस्टम मेरे ख्याल ये इन हेल्थ वालों के पास मौजूद है। ये अगर आप इनको कॉल करें, इनको बताएं, एक ये भी हैं और मुख्तलिफ लैब्स वाले भी हैं, चौथाई लैब और लैब भी, वो घर आके उसकी वैक्सीनेशन कर जाते हैं। सो देयरफॉर आई वुड सजेस्ट, मेरे पास कम इल्म है इसके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि अगर आप कोशिश करें तो यू कैन फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट्स, कि जी आप उनको कॉल करें और वो घर आके वैक्सीनेशन कर दें। लेकिन अगर द पॉइंट इज कि हमने वैक्सीनेशन करानी जरूर है, हमने छोड़नी नहीं है कि अगर हमें नहीं मिला तो हमने अस्पताल जाना छोड़ देना। ओके, विद ऑल प्रिकॉशंस इन प्लेस, गो टू दैट प्लेस एंड गेट इट डन। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा जरा प्रोटोकॉल आपको दोबारा बता दूं। बेटा, जिसने कोई क्वेश्चन करना है वो हैंड रेज करेगा और हम यहाँ से उसको अलाउ करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। तो आतिफ नदीम अब क्वेश्चन करेंगे जी। Sir, I am Atif Nadeem, Department of Horticulture, MSc Scholar, second semester. Sir, मेरा क्वेश्चन था कि इसके कोरोना वायरस के कैरियर के हवाले से पांच दफा ये न्यूज चली है कि ये जो ब्रायलर मुर्गी है इसकी वजह से भी केसेस आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? अच्छा, वो ब्रायलर मुर्गी वाला वो उन्होंने पर्टिकुलरली निगेट कर दिया है कि ऐसा कोई सीन नहीं। अब तक जिस जानवर में, कैनाइन फैमिली में लाइन में एक हुआ है कि उसके अंदर कोविड-19 पॉजिटिव आया है, इसके अलावा ना ब्रायलर में ना किसी और हमारे मैमल्स में अब तक कोई केस पॉजिटिव नहीं है। ये जूनोटिक, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जूनोटिक शायद नहीं है। जी मोहम्मद शीस, आप क्वेश्चन करें बेटा। मोहम्मद शीस। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर इम्पोर्टेंस, जिस चीज़ को इस टाइम हासिल है वो है कि प्लाज्मा के ज़रिए, और बीइंग अ नेशन बहुत सारे लोग ये जो रिकवर करते आ रहे हैं उनके अंदर एक ये सिंपैथी है कि वो चाहते हैं कि हम बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकें। और सेम टाइम अगर हम इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पे काउंट करें तो बीइंग अ नेशन हम इस कोविड-19 को इसके ज़रिए से शिकस्त दे सकते हैं। अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी मैंने शायद पहले भी डिस्कस की थी कि उसका कोई हमारे पास साइंटिफिकली एविडेंस नहीं है कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हाँ, उसके अंदर इम्पैक्ट आया है कुछ लोगों का। अच्छा, वेंटिलेटर पे जितने लोग जाते हैं उनमें से 10% या 15% सर्वाइव वैसे भी करते हैं। तो प्लाज्मा की जो सी थेरेपी है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, कुछ लोगों में कामयाब हो रहा है, कुछ लोगों में कामयाब नहीं हो रहा अब तक जो साइंटिफिकली स्टांस है उसका। फुतरस आबिद क्वेश्चन करेंगे। फुतरस आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फुतरस आबिद फ्रॉम मंसूर, एमफिल स्कॉलर, सेकंड सेमेस्टर। सर, आई सैल्यूट एफर्ट्स ऑफ ऑल डॉक्टर्स, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे। रिसेंटली सर 3 दिन पहले मेरे एक अजीज की डेथ हुई है सर, वो निश्तर में उन्हें एडमिट किया गया, उनको कहा गया कि इनको कोविड है और उनको इंजेक्शन दे दिया गया, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट्स आई तो कोविड की नेगेटिव थी और डेड बॉडी उनको दे दी गई। तो इस सिलसिले में हम सब ट्रस्ट करते हैं डॉक्टर्स पर और सैल्यूट भी करते हैं उनकी एफर्ट्स को, उनकी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं, लेकिन इससे जो अवाम है उसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी तो आएंगे कि हम हॉस्पिटल्स की तरफ ना जाएं या डॉक्टर्स जो हैं ऐसे कोई इंजेक्शंस या इंजेक्टिबल्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से फौरन डेथ हो जाती है। तो इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि हम भी लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा करें कि नहीं वो जस्ट कोई और इशू होगा जिस वजह से वो डेथ हुई होगी या ऐसा कुछ। यहाँ से वो बिल्कुल ठीक थे, रिपोर्ट बाद में आई नेगेटिव आई, पहले उन्होंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और वो डेथ हो गई सर उनकी। ये डिपेंड करता है ओवरऑल सोसाइटी की मेंटल हेल्थ क्या, लेकिन जनरली कोरोना से पहले भी ये जो है ना मेडिकल मिस्टेक्स हो जाती थी, एंड कोरोना इज नो ऑप्शन, जो एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन जनरल जो लर्निंग है वो मैर ने बड़ी क्लियरली बताई और वो जो डॉक्टर आजम साहब से उन्होंने भी बताई कि ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स तो होती हैं। कोई बंदे को आया, बात को गलत इंजेक्शन लग गया, आपके सामने रोज आप केसेस पढ़ते रहते हो, लेकिन अगर बात ये होती है हमेशा कि अगर आपका इल्म तकड़ा, आप लॉजिक को क्लियरली समझ सकते हो
फिर आप एक सही डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन, एक मिनट इस पे मैं भी रिस्पॉन्स करना चाहूंगा। जो सर ने अभी बात की है, अच्छा जो सा हर टेस्ट होता है ना, आज से नहीं, अभी सर ने बताया मिस्टेक्स होती हैं, हर टेस्ट मेडिकली जितने भी हैं वो ससेप्टिबल होते हैं मिस्टेक के। एक हमारा एरर होता है जिसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर ये होता है कि आपका फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। मैं इसकी हमेशा एक बड़ी अच्छी सी लाइटर नोट पे एग्जांपल देता हूं कि अगर एक बंदा ओबीज है, मेल ओबीज है, और वो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है नहीं आप ओबीज नहीं है जी, आप तो प्रेग्नेंट हैं, दैट इज अ फॉल्स पॉजिटिव केस, दिस इज अ टाइप 1 एरर, दिस इज द एरर विद द स्किल ऑफ द डॉक्टर। तो जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं ना, इक्विपमेंट पे डिपेंड करता है, आपके इंडिविजुअल की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप में से कोई 2 लोग भी किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे ना, आप डिफरेंट मेजर करेंगे, डिपेंड कर रहा होता है आपकी स्किल पे और इक्विपमेंट के ऊपर। इसलिए टाइप 1 एरर के चांसेस हर मेडिकल टेस्ट में फ्रॉम 8 to 10% एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया है तो सर फिर डेड बॉडी भी तो उन लोगों ने उनको दे दी है, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च या आप लोगों के मुताबिक डेड बॉडी ज्यादा अटैक करती है, यानी कि वो ज्यादा क्या कहते हैं हमें ससेप्टिबल है कि दूसरे बंदे को कोविड हो जाए। तो अगर नेगेटिव ही था, उन्होंने बॉडी भी दे दी डेड बॉडी, तो फिर इसके बाद भी इस चीज का किस तरह उनके घर वालों पे या उस डॉक्टर्स पर या किस तरह बेशक मिस्टेक्स होती हैं सर, लेकिन सर एक लाइफ है एक इंसान की, लेकिन बाद में उन्होंने डेड बॉडी भी उस चीज की दे दी। अच्छा, ये जो डेड बॉडी के ऊपर है, डेड बॉडी कम ट्रांसफर करते हैं क्योंकि वायरस को आमतौर पर लिविंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो लिविंग एनवायरनमेंट नहीं था। हाँ, टिश्यूज के जरिए हो सकता है। कुछ वायरसेस क्योंकि इतने कंटेजियस हैं, जिसमें एक इन्फ्लुएंजा है H1N1 स्ट्रेन और ये एक आपका कोविड-19 आया है, इसमें ये प्रिवेंशन के तौर पर बॉडी को हाथ लगाने नहीं देते, ये सिर्फ इसकी प्रिवेंशन है। ये बात बिल्कुल गलत है कि डेड बॉडी ज्यादा ट्रांसफर करती है एज कंपेयर टू लिविंग। लिविंग हमेशा ज्यादा ट्रांसफर करती है क्योंकि वायरस हमेशा लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मोहम्मद बिलाल, बेटा आप क्वेश्चन करें। मोहम्मद बिलाल। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम कोविड-19 के अंदर, इन हालात के अंदर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, क्या हम सर इस अंदाज में खोले जा सकते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, जो कि एक समझ रखते हैं, एक सेंस रखते हैं, तो वो बच्चे सारे जैसे हम लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ के, बाकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो वो बाकायदा SOP पे अमल करके, बाकायदा मास्क वगैरह लगा के, सैनिटाइजर अपने पास रख के, तो क्या सर इस तरह हम SOP पे अमल करके यूनिवर्सिटीज़ में क्लासें लेने जा सकते हैं? क्या सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अच्छा, मेरा ख्याल है इवेंचुअली आपको इस तरफ आना ही पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा मुस्तकबिल में, क्योंकि कोविड-19 कहीं नहीं जा रहा। मुस्तकबिल में आपको ये करना है, यूनिवर्सिटीज आपको खोलनी है और आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर और दूसरे इदारे भी खोलने हैं। अच्छा, ये वैसा हमारे पास डाटा होता है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम एस्टेब्लिश्ड होता है। शुरू में हम कहते थे टोटल लॉकडाउन कर दो, हमारे पास यूएस, चाइना ने किया, हमने इटली में ट्राई की, स्पेन में की, यूएस में की, स्पेन और यूएस में बुरी तरह नाकाम हुआ लॉकडाउन। उसके बाद हमने कहा स्मार्ट लॉकडाउन का एस्टैब्लिश्ड हुआ। विद द पैसेज ऑफ द टाइम अपने तमाम डिपार्टमेंट खोलने हैं और लोगों को प्रिवेंशन के साथ लेके आना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन फरहान अनवर। फरहान अनवर बेटा क्वेश्चन करें। जी सर, थैंक यू। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि कुछ लोग हमसे भी क्वेश्चन करते हैं कि ये जो वायरस है ये साबुन से या डिटर्जेंट से खत्म हो जाता है, मतलब, और इसकी वैक्सीन क्यों नहीं बन रही, ये दवाइयों से खत्म क्यों नहीं होता, मतलब हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हम उसको आंसरेबल हम नहीं आंसर दे सकते। और सर दूसरा सवाल ये है कि मास्क तो हमने मुंह पे लगा लिया, तो जो हमारी आई कंटेंट से, मतलब आई से जो भी कुछ लोग कहते हैं कि मतलब वायरस ट्रांसफर होता है, तो इस पे भी सर जरा ब्रीफ कर दें। थैंक यू। तो वैक्सीनेशन का जो सा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप बॉडी का इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द एंटीजन आप अवेक करते हैं। उसमें क्या होता है कि एंटीजन या तो डेड फॉर्म के अंदर, एंटीजन से मेरी मुराद वायरस है, या उसकी लेस वीरुलेंट फॉर्म आप बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ताकि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ जगाया जा सके। हम कोविड-19 के केस में इसकी लेस वीरुलेंट फॉर्म अब तक नहीं बना सके और हमें नहीं पता कि इसमें बॉडी का रिस्पांस क्या आएगा। यही केस हमारा HIV के साथ हुआ था, एड्स के साथ। हम 1980 से क्लेम कर रहे हैं कि शायद हम वैक्सीनेशन बना लें,
वो वक्त है, आज का वक्त है, हम अब तक वैक्सीनेशन नहीं बता सके। तो वायरस की वैक्सीनेशन वैसे भी डिफिकल्ट काम है, और हर वायरस की वैक्सीनेशन का एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, और वो आपके इम्यून सिस्टम के इंटरेक्ट कर सकता है अगर आप उसको लेस वेरिएंट फॉर्म में एंटर करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लारेब अनवर। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ लारेब अनवर फ्रॉम BZU मुल्तान 8th सेमेस्टर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होती है और या अंडरलाइन कंडीशन होती है या इन्फ्लेमेशन है या बोन मैरो डिजीज, क्या उनको ज्यादा चांसेस है कोरोना वायरस के? अगर है भी तो हमें क्या इंटरवेंशंस करनी चाहिए उसके लिए? बेटा उनके अंदर हमेशा ज्यादा होता है, जिसका भी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है या किसी को दूसरी अंडरलाइन कंडीशन है, यानी कि कोई और डिजीज भी साथ साथ है, उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, वो ज्यादा वल्नरेबल है। प्रिवेंशन वही बेसिक है कि आपने वायरस को अपने तक आने से बचाना है। मैं एक बात बताना भूल गया, बीच में सर ने भी डिस्कस किया था विटामिन डी का। हमने एक रिसर्च हुई है, उसमें फाइंड हुआ है कि विटामिन डी सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है कोविड-19 के साथ, कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कोविड-19 होने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि सीवियर फॉर्म के। तो इसलिए जो ससेप्टेबल लोग हैं, खासतौर पर जिनको दूसरी अंडरलाइन कंडीशन है, जैसे डायबिटीज है, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे खास नजर रखनी चाहिए। थैंक यू। मैं थोड़ा सा वैसे ऐड कर दूं, विटामिन डी अगर कैल्शियम की कमी में लिया जाए तो वो नुकसानदेह है, फायदेमंद नहीं है, वो आपकी हड्डियां खा जाएगा। सो देयर इज डोंट टेक इट ऐसे रैंडमली, नहीं लेना, किससे पूछ के, या तो मल्टीविटामिन लें, अगर विटामिन डी लेना है तो उसको सब्सटेंशिएट करना कैल्शियम के साथ बड़ा जरूरी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर निगत रजा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर निगत रजा मेरा नाम है और मैं फूड साइंस डिपार्टमेंट में लेक्चर हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो हूँ 29 को मुझे सिम्टम स्टार्ट हुई थी और मैंने टेस्ट नहीं करवाया था, लेकिन 16 डेज में मेरी तमाम सिम्टम्स जो थी वो टेपर ऑफ हो गई। अब ऐसा है कि मैंने उसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, दैट वाज रिएक्टिव, लाइक मुझे था प्रॉब्लम। तो अब ऐसा है कि मैंने पूछना ये था, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चों में ये ट्रांसफर हो सकता है? ऑल्दो आई वाज आइसोलेटेड, लेकिन मेरे जो एल्डेस्ट सन है उसको कल से 99.5 फीवर है। मुझे माइल्ड सिम्टम्स थी, मुझे बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे को कल से अब 99.5 फीवर है, वो 10 ईयर का है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चों में भी ये मतलब सिम्टोमेटिक हो सकता है, या क्या मुझे उसके टेस्ट की तरफ जाना चाहिए या क्या? जी, बच्चों में भी इसका बिल्कुल सिम्टम्स होते हैं और ट्रांसफर भी होता है। अच्छा, ये अगर टेस्ट की तरफ कोई नहीं भी जाता ना, तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन, अच्छा ये एक तो दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। आइसोलेशन है हेल्दी, जो आपका कोविड पॉजिटिव बंदा है, अगर वो अपने आप को अलग कर लेगा, दैट इज आइसोलेशन। क्वारंटाइन वो है जो अभी पॉजिटिव कंफर्म नहीं हुआ, वो केस के साथ कांटेक्ट में आया है, उसके बारे में आपको नहीं पता। अच्छा, जो आइसोलेट होते हैं उनके अंदर आइसोलेशन का पीरियड हमारे पास 10 दिन है, और जो क्वारंटाइन हो रहे हैं, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उनका है 14 दिन। तो बच्चों के अंदर भी होता है, और अगर आप टेस्ट नहीं करवा रहे तो बच्चों की क्वारंटाइन 14 दिन के लिए मस्ट है, और 14 दिन के बाद आप अवेल्युएट करते हैं क्या लास्ट 3 दिनों से इसे टेम्परेचर तो नहीं, एक ये इसका होता है। दूसरा ये कि कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स तो नहीं, लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट तो नहीं, और बैकबोन की पेन। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको 14वें दिन और आइसोलेशन में 10वें दिन एवेल्युएट करने होते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक तो निगत ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे निकल आई हैं, लेकिन साथ साथ हमें थोड़ी फिक्र भी है आपके बच्चों की भी, अल्लाह ताला उनको भी ठीक रखे। और लेकिन इसके साथ मेरा क्वेश्चन ये बनता था, व्हाई 14 डेज? क्या है इसमें, कोई इसका एविडेंस है या क्या? सर, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड वायरस का 14 दिन है। दो इंक्यूबेशन पीरियड जब उसके साइंस एंड सिम्टम शुरू होंगे, कुछ लोगों में 5 दिन है, कुछ में 10, कुछ में 14। अगर 14 दिन तक सिम्टम जाहिर नहीं हुए, इसका मतलब है आप वायरस अब आपके अंदर नहीं है। ये हो सकता है 14वें दिन जाहिर होना शुरू हो जाए, फिर आगे आप करना। अगर इसने जाहिर होना तो 14 दिन में हो जाएगा, ठीक, ठीक। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हानिया हबीब। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। सर मेरा क्वेश्चन ये, जैसे हमने सरों में भी बताया
हम लोगों को यूनिवर्सिटीज जो हैं हमारी खुलेंगी, हमें एसओपीज के साथ करना पड़ेगा, लेकिन सर हम न्यूज़ में ये भी सुन रहे हैं कि जुलाई और अगस्त में ये जो वायरस है इसकी जो केसेस हैं वो पीक पे होंगे, तो सर ऐसे में यूनिवर्सिटीज का खुलना फिर भी बेटर होगा क्या? एसओपीज पर अमल तब भी किया जाएगा? जी बेटा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आपने वो डॉक्टर आजम साहब की बात पे गौर नहीं किया, और मैं भी ये सोचता हूँ कि वाई लॉकडाउन क्यों करते हैं? लॉकडाउन से ये डिजीज रुकेगी नहीं, लेकिन जो अस्पतालों की हमारे पास एक कैपेसिटी है, जब वो ओवरवेलम हो जाते हैं तो फिर जो हमारे फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर्स है, हमारे पास 10 वेंटिलेटर और 20 मरीज आ गए, तो हम 10 पे कोई ना कोई कंप्रोमाइज कर रहे होंगे। लॉकडाउन से या इसको लोगों को जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उससे हम कोशिश ये करते हैं कि एक दफा बैचेस में आए लोग, ताकि हम जो हमारी जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, वो उस पे इतना ज्यादा प्रेशर ना आ जाए कि डेथ शुरू हो जाए। मसलन मुझे याद है यूएसए में एक दिन बात हुई, और यूएसए बड़ा उसमें हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो एक हमारे दोस्त हैं, तो कहते मेरी बेटी अस्पताल में है, तो कहती वो आके कहती ये है कि हमें ना वी हैव टू मेक ए चॉइस कि हमने किसको वेंटिलेटर पे ले जाना और किसको हमने छोड़ देना। जनरली व्हाट हैपेंस इज, जो जनरली डॉक्टर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिनके बचने के चांसेस होते हैं उनको वो लेके जाते हैं, जिनके कम चांसेस, नहीं ये नहीं कहना चाहिए, जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं उसको लेके जाते हैं, जिसके कम चांसेस होते हैं उसको नहीं लेके जाते। मसलन कोई इमरजेंसी आ गई ना, अगर कोई जवान बच्चा और इमरजेंसी आ गई, उसको फटाफट देनी ट्रीटमेंट जरूरी है, तो वो एक रेगुलर पेशेंट को पीछे उठा लेते हैं। तो उसमें कहते हैं, फिर वो डिसीजन करते हैं कि ना ओल्ड एज लोग जो हैं, जो बीमार लोग हैं उनको रहने देते हैं, जो यंग है बच्चे हैं उनको बचा लेते हैं। ये बेटा इसका एक फिलॉसफी है। लेकिन उमर की बात भी सही है, और ये जो पीक्स आ रही है, एक दफा पीक तक मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए, हमें इदारे खोलने चाहिए। हम पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, हमें R&D भी, हमें, और खास तौर पे जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, मेडिकल वाले भी, एग्रीकल्चर के भी, हमारा फूड सिक्योरिटी से लिंक है, हमें उसको करना। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में ना, मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटेजी जो यूज की ऑनलाइन की, हम फैकल्टी वाले आते हुए रहे, हमने ऑफिस भी खोले, हमने SOPs बनाए, हम अपनी जो MSc PhD के स्टूडेंट हैं वो प्रोटोकॉल्स के तहत अपनी लैब में आते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, लेकिन हमने ये इंश्योर किया हुआ ये जो प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब फुल स्ट्रेंथ पे लोग आ जाएंगे तो नहीं होगा मेरे ख्याल में। मैं बीइंग वाइस चांसलर, इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल, जैसे मैं कह रहा था कि इसने रहना हमारे साथ। न्यू नॉर्मल ये है कि हमें ब्लेंडेड लर्निंग पे जाना पड़ेगा। ब्लेंडेड लर्निंग ये है कि जी कुछ हमने एक्सपीरियंस कर लिया कि कुछ चीजें ऑनलाइन पढ़ाई जा सकती हैं, उनको ऑनलाइन शिफ्ट कर देना चाहिए। और हम बाय द वे इस यूनिवर्सिटी में ब्लेंडेड लर्निंग पार्टली कर रहे थे, हम उसको कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, तो उसमें से कुछ क्रेडिट और हमने ऑनलाइन शिफ्ट किए होते। इसी तरह ये जो न्यू नॉर्मल है, इसमें कुछ कोर्सेज या कुछ पार्ट ऑफ द कोर्सेज वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ जो है वो यहाँ आना पड़ेगा, और जब आना पड़ेगा उस स्ट्रेंथ को हम स्प्रेड आउट कर देंगे ड्यूरिंग द होल जो क्या कहते हैं वीक, ड्यूरिंग द होल सेमेस्टर। तो ये इस तरह की सूरत हाल पे सोचा जा रहा है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम खदीजा अशरफ। खदीजा अशरफ, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दुआ इशफाक। Sir, Assalamualaikum. Sir, my name is Dua Ishfaq and I am from Food Science and Technology Department. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सेमिनार के स्टार्ट में डॉक्टर उमर ने बात की मिथ की, तो सर एक मिथ है कि चाइना में जो लोग कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं तो वो उनमें दोबारा सिम्टम्स आने लग गए हैं सर। एज वी ऑल नो कि एंटीबॉडीज तो पैदा हो गई हैं सर, तो इस तरह से कैसे पॉसिबल है? और सर जो कोविड-19 से बंदा रिकवर हो रहा है वो फिर सोशलाइज कर सकता है सर? मतलब उसके अंदर फिर इस तरह का तो कोई वो नहीं है, तो सर ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, वो सोशलाइज भी कर सकता है एक दफा रिकवर होने के बाद, लेकिन इशू ये है कि जो रिकवर हो सकता है उसको दोबारा डिजीज होने के चांसेस भी हैं। चाइना के अंदर जो हुआ है वो सेकंड वेव कोविड-19 की आने लगी है, इस वजह से उन्होंने बीजिंग को कल उन्होंने सस्पेंड किया, उसकी तमाम फ्लाइट्स वगैरह सस्पेंड कर ली, 2 और सिटीज पे नहीं किया है। और वहां के साइंटिस्ट कहते हैं कि ये स्ट्रेन डिफरेंट है और उसको वो डिक्लेयर कर रहे हैं एज द सेकंड वेव ऑफ
कोविड-19। हमने स्पेनिश फ्लू में इसकी 3 वेव्स देखी थी स्पेनिश फ्लू की। तो पेंडेमिक्स में नॉर्मली मोर देन 1 वेव आती है। तो चाइना में पहली वेव खत्म हो गई थी, अब शायद ये दूसरी वेव है, और दूसरी वेव में हर बंदा उतना ही ससेप्टेबल है जितना वो पहली वेव में था, अगर स्ट्रेन डिफरेंट है। तो अगर सेम है तो फिर शायद क्योंकि उसके अंदर आईजीजी पहले से मौजूद है तो वो इतना वल्नरेबल नहीं होगा। थैंक यू। डॉक्टर उमैर, आपसे ये मैं इसी को करना चाहता हूँ कंटिन्यू, कि ईरान में भी ये डबल वेव अभी महसूस हो रहा है, क्या उसमें क्या आप समझते हैं कि वो क्या चीज हो सकती है? ईरान में, यूएस ने भी कल डिक्लेयर किया है कि हमारी एक और स्ट्रेन आई है जिसने कुछ एरियाज में कर लिया। इसके अलावा चाइना में सेकेंड वेव से मुराद दिया है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम के बाद वही बैक्टीरिया, वही वायरस जैसे कोविड-19 है, उसके अंदर थोड़ी सी म्यूटेशन हो जाती है, कुछ म्यूटेशन होती है और वो स्ट्रेन डिफरेंट हो जाती है, तो उसे कोविड हम सेकंड वेव करते हैं। लेकिन लाजमी नहीं कि वो डिफरेंट स्ट्रेन हो, वही स्ट्रेन अगर दोबारा भी आए एक सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम के बाद, उसे भी हम सेकंड वेव करते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की। स्पेनिश फ्लू में जब सेकंड वेव आई थी तो हमारी ज्यादा डेथ वैक्सीनेशन की वजह से हुई थी। क्यों? क्योंकि हमने बहुत जल्दी की थी और हमने वैक्सीनेशन देना शुरू कर दी, जो अभी प्रॉपर्ली उसकी क्लिनिकल ट्रायल से नहीं गुजरी थी। इसलिए सेकेंड वेव में स्पेनिश फ्लू में ज्यादा डेथ वैक्सीनेशन की वजह से हुई थी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन खदीजा अशरफ है हमारे साथ। ओके, शफीक मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर शफीक मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आई एम शफीक मंसूम, 4th सेमेस्टर। सर, मेरा सवाल यह है कि हम अपनी फूड में ऐसी कौन सी चीजें इस्तेमाल करेंगे कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए? कम खाएं। जी सर। कम खाएं। इस्लाम ने असूल बताया ना कि थोड़ा सा पेट खाली रख के खाएं, एक्सरसाइज करें, जो रब का हलाल रिस्क है वो खाएं। हलाल खाएं बेटा, और इत्तेदाल पसंदी रखें। जी सर। हाँ, कोई चीज जो रब ने बनाई ना बेटे, हलाल जो हम पे की है, वो कोई चीज बुरी चीज नहीं है। लेकिन एक जो तरीकाकार है हमारा, हम अक्सर कहते हैं, यही ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स की फिलॉसफी भी है कि हमें ना, और वैसे भी हम एज ए ह्यूमन साइकी भी मोनोटनी पसंद नहीं कि रोज हम मुर्गा भी नहीं खा सकते, रोज हम मटन भी नहीं खा सकते, रोज हम सब्जी भी नहीं खा सकते। तो हमें थोड़ी सी वेरिएशन क्रिएट करके उसको खाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जनाब करेले खाओगे तो जनाब पुरानी चीज खत्म हो जाएगी। अगर करेले भी ज्यादा खाओगे तो कम से कम रवैया जरूर कड़वा हो जाएगा। सो हलाल रिस्क खाना है, थोड़ा सा पेट जो खाली रख के खाना, जो इस्लाम के असूल बेटा सीधे सीधे जी। कोई मेरा आपने बात करी नहीं, ठीक है, यही ठीक है। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एक्सरसाइज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर फाहद नदीम। फाहद नदीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर मोहम्मद बिलाल। एक ना बीच में बात आई थी, वो रहेगी कि जनाब आइज भी तो एक सोर्स हो सकते हैं, ठीक है? इस पे मेरा आपका क्या ख्याल है? अब तक जो उन्होंने कहा है वो कहते हैं कि माउथ के जरिए, नोज के जरिए और ईयर्स के जरिए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का आपस में लिंक है। आइज का अब तक मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है सर कि कोई का हो सके इसमें अर्ज नहीं है, लेकिन ये काइंड ऑफ लीस्ट रिपोर्टेड है। तो शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ईयर, नोज और माउथ का आपका लिंक बन रहा होता है ट्रैकिया के अंदर जाने का, और आइज का नहीं बनता, तो शायद एक वजह ये। जी, मोहम्मद बिलाल आप क्वेश्चन करें भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्टर उमैर साहब ने ये कहा कि ये ना मैन मेड नहीं है, नेचुरली है, तो मैं सर ये क्वेश्चन ये है कि जो ये इसका मेन जो है वो बैट है, बैट के अंदर होता है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं सार्स का सर इंसान के अंदर और बैट के अंदर, तो दोनों में म्यूटेशन नजर आती है, दोनों में सर डिफरेंट नजर आता है। अगर बैट से इंसान में ट्रांसफर हुआ है तो बैट का और इंसान के अंदर जो कोविड पाया जाता है, तो क्या उनको सेम नहीं होना चाहिए सर?
ओके, इसको कोई रिपोर्ट आप, कोई स्टडी आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब बैट्स के वायरसेस को का सीक्वेंसिंग की गई और ह्यूमन बीइंग के अंदर सीक्वेंसिंग की गई, तो वो डिफरेंट है? जी सर, हमने अपने प्रोफेसर के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने यही बताया है कि बेटा इसको नहीं, वेरी गुड, यू बीइंग ए तालिब इल्म, यू गो एंड फाइंड ए रेफरेंस, इसको पढ़, पहली बात तो ये है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस हो, जब आप अगली दफा सवाल करेंगे आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। लेकिन दिस इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि वो जो सैंपल लिया गया है बैट से और वो जो ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद है, हो सकता है कि उसमें कहीं कोई म्यूटेशन आ गई हो, 1-2 बेस पेयर का फर्क होने के चांसेस हैं। दिस इज नॉट, जो हम ना क्या करना चाहिए, इसको रूल आउट नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन लेट्स हैव दैट एविडेंस। बहुत सारी चीजें, और हमारी खासतौर पर जैसे ये अभी मिथ की बात की, किसी ने वो सना मक्की की बात की, किसी ने कुछ की बात की, वो हवा से हवा उड़ती चली जाती है। बात ये है कि जब भी हम एज ए तालिब इल्म, एज फैकल्टी जब बात करें तो हम कोई एविडेंस देखें, जिसका एविडेंस क्या लॉजिक। वायरसेस में सर ये कोसी स्पीशी का कॉन्सेप्ट होता है, इसका ये मतलब होता है कि एक ही सैंपल के अंदर 3-4 अगर आपने आइसोलेट लिए तो उसमें लिटिल बिट डिफरेंस 1-2 ड्यू टू सिलेक्शन, ड्यू टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन और अदर प्रेशर की वजह, एक ही सैंपल के अंदर थोड़ा बहुत है। लेकिन वो स्पीशी की डिमार्केशन वायरस के दूसरी स्पीशी है या वही है, उसके एक लेवल होता है 80-90% वगैरह वगैरह, तो वो हम उसको स्ट्रेन या आइसोलेट कहते हैं। लेकिन इसमें ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जिसकी बेस पे 99% सिमिलर है, 98 जब हम सीक्वेंस करते हैं, तो ये कोसी स्पीशी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कोई भी जो फैक्टर है, एनवायरनमेंट है, सिलेक्शन है, होस्ट भी ना देखो, जब भी कोई साइंटिफिक स्टडी जब हम पढ़ते हैं कि अगर नेचर में पब्लिश हुआ, साइंस में पब्लिश हुआ, कहते हैं यार कोई डाउट नहीं। अगर यहाँ कोई जो है चुंगी नंबर 21 का कोई जर्नल है, वहां को पब्लिश हुआ, तो वी हैव टू सी इट, अदरवाइज। सो द पॉइंट इज कि आपने जब आप उसको पढ़ते हो ना, स्टडी को, जो खुद भी करते हो, तो आप उसको स्टडी को देखो और फिर उसमें देखें कि कितने नंबर ऑफ सैंपल थे, क्या क्या लॉजिक था, क्या मेथड इस्तेमाल हुआ, क्या कुछ हुआ, उसको उस तरह भी देखते हैं। और आपकी बात सही है, लेकिन अगेन द सिंपल आंसर इज कि जी अगर उसकी कोई रिसर्च पेपर कहीं से भी मौजूद है, उसका लॉजिक पढ़ने की कोशिश करें। और यस, जैसे आपने बताया कि जी इट इज पॉसिबल कि जी कोई जो कोसी स्पीशीज का आपने नाम लिया ऐसे हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बिलाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ये कहा कि ये 30 के भी है, तो पूरा क्या हम वायरस इसको ना क्रिएट नहीं कर सकते। तो जब सर ये म्यूटेशन आती है, तो इसको जो म्यूटेशन जैसे बैट के अंदर और है, इंसान के अंदर डिफरेंट आ सकता है, तो सर जो म्यूटेशन थोड़ी आती है, क्या वो तो क्रिएट की, जब म्यूटेशन साइट तो क्रिएट की जा सकती है ना, तो उस बेस पे क्या हम इसे मैन मेड कह सकते हैं? हम क्यों कहना चाहते हैं इसको मैन मेड? Why we want to make it? सर जैसे अगर डिफरेंट होगा, या तो एक तो ये है ना कि बैट के नहीं, बात ये है कि जो ऑलरेडी लोग एक से मर रहे हैं, तो हम नया कट्टा क्यों खोलेंगे कि हम नया मैन मेड बना लें? अगर पर्पस मारना ही है तो फिर तो पहले से भी मर रहे हैं। तो लेट्स क्रिएट ए लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है बेटा? हम ऐसी इस तरह की दीज थिंग्स लीड्स टू मेनी अदर थिंग्स। मैं नहीं शायद को बात करनी कि इस पे 75 बात करें, लेकिन मैं ओवरऑल एक बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूं कि जी अब जब दिस इज कॉल्ड लॉजिकल थिंकिंग, कि जब आपने देखा, आपको किसी ने कहा कि जनाब उसमें बैट में और था, इसमें और था, इसमें और था, तो इसमें क्या लॉजिक है? जी मेरा। अच्छा, अभी ये सर ने रिसर्च पेपर्स की बात की, अभी जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ यूएस का एक पेपर पब्लिश हुआ है, अगर वो आप पढ़े ना, उसके अंदर उन्होंने बकायदा प्रूव करके दिया हुआ है कि किस तरह ये म्यूटेशन बैट के अंदर हुई, म्यूटेशन के बाद कौन सी बेस चेंज हुई, फिर वो कैसे अगली स्पीसी में गई और वो कैसे वो ह्यूमन के अंदर गई। तो ये वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ये मैन मेड बिल्कुल नहीं है। और म्यूटेशन जो से आपने कि मैंने आपको पहले कहा था कि जब भी मैन मेड वायरस होगा वो एग्जिस्टिंग क्वालिटीज के ऊपर होगा, वो एग्जिस्टिंग वायरसेस से बनता है। इसके अंदर बहुत से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग नहीं थे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फरहान अख्तर। फरहान अख्तर। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फरहान अख्तर फरहान मंसूआ। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि पूछना चाह रहा था कि
जिस तरह घर के अंदर सुनने में आया कि अगर आप भाप लें, वैसे हमारा जो मैनुअली सिस्टम होता है डेगची के अंदर पानी डाल के उसको गर्म करके और किया जाता है, तो सर उसके लिए भी कारगर है या नहीं है सर? बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाप जरूर लेनी चाहिए। पहला स्टेप ये करना चाहिए, अगर आपको अल्लाह रहम करे कोविड ना भी हो, वैसे नजला हो जाए तो भाप जरूर लिया करें। गरारे भी करने हैं, भाप भी लेनी है, बिल्कुल ये वैलिड तरीका कार। सर जिस तरह हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से पहले बात कर रहे थे दोस्त भाई कि लोग इस पर एतमाद नहीं करते, हॉस्पिटल नहीं जाते, तो उनको हम इस तरह तो कह सकते हैं ना कि सर आप नहीं जा सकते तो ये काम कर लें। चलो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। लास्ट 2 क्वेश्चन जी। अब क्वेश्चन करेंगे मोहम्मद उसामा हसनैन। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 4th सेमेस्टर मंसूम का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट में जब इंसान छींकता है तो ये हवा में मुअल्लक रहता है 48 आवर या ऐसे ही कहा गया था। क्या सर अब जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ है, हमारा पहले 28 तक था, 27 का, अब तो ये 40 से above चला गया, क्या सर ये अभी पॉसिबल है कि वो हवा में मुअल्लक रहेगा या नहीं सर? इसी के बारे में बता। अच्छा, वो बात पहले सर ने भी बता दी थी कि टेम्परेचर का वायरस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। पेंडेमिक हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया में एक वक्त में सेम टेम्परेचर हर जगह पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तान में आया, यहाँ विंटर था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में उस टाइम बड़ा सीवियर किस्म का समर चल रहा था, लेकिन वहां भी पेंडेमिक था पूरी दुनिया के अंदर। तो टेम्परेचर का ओवरऑल इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। WHO ने जो कहा है कि जिस टेम्परेचर पे इसकी ट्रांसमिशन कम होती है वो शायद 58 या 62 समथिंग लाइक दैट है, और उतना टेम्परेचर वैसे अटेन करना शायद इम्पॉसिबल है, नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं होता। सिंपल बात यह है कि ये इंसान से ज्यादा सख्त है, ये वायरस जो है इंसान से ज्यादा सख्त है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चांस हो सकता है। अगर आई डोंट हैव एनी क्या कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंस कि जी अगर इफ इट हैज टू लिव इन सम लिक्विड, दैट लिक्विड कुड ड्राई अप, वो हो जाती है, इसकी ट्रांसमिशन कम हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि जी वो डिस्टेंसिंग, मसलन अब जब आप कफ करते हो तो जो सर्दियां हो तो वो दूर तक चले जाते हैं, गर्मियां तो वो नजदीक रहते हैं। ये लॉजिकल हो सकता है इसमें थोड़ा डिस्टेंसिंग पे सर इसका आया हुआ है कि समर में इसकी डिस्टेंसिंग कम होती है। जी जी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद आकिब। जी मोहम्मद आकिब, आपको आवाज आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मौजम रेहान। मिस्टर मौजम रेहान। Sir, I have a question. जी, you can ask बेटा please. Sir, my name is Fahad Nadeem. I am from 6th semester of entomology. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से हमने ना अपने यहाँ पर बात सुनी है, मतलब मैं थोड़ा सा विलेज में रहता हूँ, यहाँ बहुत से लोग मिथी है एक किस्म की, वो ये कह रहे हैं कि विलेजर्स में तो कोई है कोविड-19 नहीं होगा, हमारे पास इर्द गिर्द भी लोग हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अमीर लोगों के लिए वायरस है, यानी कि जो देहाती हैं वो तो इसमें मतलब फुल इम्यून है। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है या इसमें कुछ कमी वगैरह है? नहीं, ये वेरी कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल एक तो रीजन ये है कि देहात में ना इतनी पॉपुलेशन प्रेशर नहीं है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लोग, एक ये उसको एडवांटेज है। दूसरा वो इंटरेक्टिंग, हमने इस पे वैसे वी थॉट थ्रू, वी डिडंट डू एनी स्टडी कि देहात में कम, क्योंकि जब हमने वीट की गंदम की कटाई करनी थी तो हमने नेशनल लेवल पे हम इकट्ठे बैठे, आना खास्ता ये वहां चला गया तो हमारी फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी, दिस वाज द मेजर क्वेश्चन। और उसमें हमने ये देखा देहात में भी लोग, वैसे अब मैं देखता हूं तो अक्सर लोग अपने मास्क मुस्क लगा के जैसे भी कपड़े के कुछ ना कुछ एहतियात कर रहे हैं, उनको भी ये मैसेज पहुंच गया। हमने भी कोशिश ये की कि जनाब जहां जैसे मैंगो का फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बयान कर देता हूँ कि मैंगो में जो लेबर पिकर जाते हैं वो साउथ पंजाब से जाते हैं, उसकी लॉजिस्टिक का भी रौला था, इस तरह वीट करनी, तो हमने ये कंपल्सरी किया कि हर जगह जहां पे टाई हो रही है उसके करीब हाथ धोने के लिए आपका वो रखे हुए हैं और उनका मुंह लपेटा हुआ हो, और जो भी कुछ ना हो सकता है। जिस तरह ये इसने भी सही कहा जी, लॉकडाउन करके इकोनॉमीज को चलाना बड़ा मसला, इमरान खान भी ये बार बार कह रहा है कि सारे मल्टीपल इश्यूज हैं। सो हमें वो जो उसको कहते हैं ना ट्रेड ऑफ्स देखने पड़ते हैं,
तो उसमें जो देहात के लोग हैं वो थोड़े से मेरे ख्याल है कि लेस रिस्की हैं, लेकिन ये भी बात बस सही है कि उनमें शायद इम्यूनिटी भी ज्यादा, वो थोड़े से फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। जैसे आपको मैं अक्सर मिसाल ये देता हूँ कि एक है ब्रायलर और एक है देसी कुकड़। ब्रायलर जो है ना उसको बहुत कैप्टिविटी में हमने रखा होता है, जब उसको टेम्परेचर की भी थोड़ी सी वेरिएशन है वो मर जाता है। जो देसी कुकड़ है वो हर तरह की चीज खा रहा है, फिर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चोट भी लग रही है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। सो हम ये समझते हैं कि देहात के लोग थोड़े से देसी कुकड़ टाइप हैं और शहरों के लोग जो हैं वो ब्रायलर टाइप। ऑटोमेटिकली हो जाती ना, ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजबूर है। जी डॉक्टर उमैर साहब, थैंक यू वेरी मच डियर Sir, I स्टूडेंट। do have a question. जी बेटा गो अहेड। सर, जैसे आपने ये बात की, कई स्टूडेंट्स ने भी ये क्वेश्चन किया कि फूड जो सी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। बेटा दोबारा क्वेश्चन पूछे अपना निम्रा। सर जैसे फूड है जो हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि जो विटामिन सी रिच फूड्स हैं वो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव देखी गई है। तो सर, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट सना मक्की? क्योंकि सर इसके बारे में कई मिथ आ रही है कि ये इफेक्टिव है और कई इस तरह की है कि ये इफेक्टिव नहीं है, तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? हाँ, अच्छा, सना मक्की के बारे में साइंटिफिकली हमें कोविड-19 में नहीं पता इसका क्या फायदा है, लेकिन हमें साइंटिफिकली इसके नुकसानात पता है कि इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो साइंटिफिकली कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक इसका कोई इम्पैक्ट वाजे नहीं है। अच्छा, मेरा इस पे वर्जन है जी। पहली बात तो ये कि जैसे मैंने आपको वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन था हाशिम, बहुत तगड़ा प्रोफेसर है जिसके पास मैं अपने भाई को लेके गया, उसने बेसिकली बात ये कि हमने साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रांग होना है। दिस इज साइकोलॉजिकल थिंग नंबर 1। नंबर 2 ये कि सना मक्की को ना बिल्कुल ठीक कहा कि उसके नुकसानात ज्यादा है। उसको अगर किसी ने भी लेना है तो इससे ना जस्ट जिस तरह नहीं कहते चुटकी या उससे भी कम भी लेना है। तीसरी बात ये जो मेरी लर्निंग और बिल्कुल कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है, ऐसे जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो मैं सोचता हूँ कि वो जब आप लेते हैं तो उससे आपका पेट साफ हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना एक दफा, और ज्यादा लेने से नुकसान है बिल्कुल क्लैरिटी से आपको जो डायरिया हो जाए और कई बलाएं हो जाए वो जो आपको खराब कर सकता है। लेकिन अगर सना मक्की है भी तो वो बहुत बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में आप ले सकते हैं शायद। जी थैंक यू वेरी मच डियर कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स। और लास्ट पे मैं दोबारा गुजारिश करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली, वाइस चांसलर। मुझे बड़ा मजा आया। आई हैड ए काइंड ऑफ लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। मैंने आज बहुत सारी मैं बैठता हूँ, डिस्कशन भी करता हूँ, मेरे निश्तर के वाइस चांसलर के साथ भी बैठता हूँ, निश्तर के डॉक्टर्स के साथ भी मेरी गपशप रहती है, और अदरवाइज भी चूंकि हम एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी से हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम मुझे ज्यादा अच्छा लगा, इसमें एक साइंटिफिक बेस्ड बात हो रही थी, बहुत क्लैरिटी से, विद क्लियर क्लैरिटी ऑफ माइंड, एंड आई लाइक द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड। और उसमें जो रेफरेंस है, लेटेस्ट रिसर्च है, बंदा पढ़ रहा है, सिर्फ ये नहीं है कि जनाब हमने जो बातें मीडिया से सुनी हैं, जो सोशल मीडिया से आई हैं, या जो टॉक शोज में रही हैं, सिर्फ वही रिपीट नहीं हुई, उससे ज्यादा नॉलेज था। आई लाइक टू अप्रिशिएट आवर फोकल पर्सन, हमारे जो स्पीकर्स हैं, हम जो बाकी जो सारी टीम है, और जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर आजम साहब वहां से थे, तो उस पर, लेकिन इसको हमने कंटिन्यू करना, दिस इज नॉट द एंड। जो दूसरा मैं चाहूंगा कि आज की जो आपकी रिकॉर्डिंग है, इसको वैसे भी आप थोड़ा सा लोगों को भेजें, ठीक है? इसकी उसमें बढ़ जाएगी, यूट्यूब में ये सारी, यूट्यूब पे करते उसको, डू इट ऑन यूट्यूब, एटलीस्ट प्रेजेंटेशन या क्वेश्चन आंसर भी कर लो, कोई हर्ज नहीं, हो सकती है सारा कुछ बीच में। हाँ करो, कर को ना, इसका इट्स अ वेरी वैल्यूएबल टास्क। एंड द वे आई वाज थिंकिंग, मैंने दरमियान में मुझे पहले ख्याल नहीं आया, मुझे पहले ख्याल आता तो आज मैं निश्तर वालों को यहाँ उठाता, लेकिन व्हाट आई वुड लाइक इज द नेक्स्ट सेशन विल बी विद निश्तर, ठीक है? इंटरनेशनल भी करो, ऐसे कम है बंदे हमारे जैसे जिस पे इतनी ओनरशिप लेके पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कम है, तो हमें इसको अप्रिशिएट भी करना है। दूसरा, मुझे ना खास तौर पे बहादुर जी के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना है।
So this they came, for interest. खुद से उन्होंने, और खास तौर पे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन that shows, क्योंकि उमर वहाँ शायद पढ़ाता है उनके डिफरेंट जो ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के कोर्सेज को, हमारे यहाँ ये नहीं पढ़ाता ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स। हाँ देखो ना किधर नहीं पढ़ाई। हाँ तो दैट्स मीन अगेन द पॉइंट इज कि I'm very happy कि जी हमारे पास फैकल्टी मेंबर, I'm happy because of other reasons also, and you know very well कि हमारा ये बच्चा है और आप सब भी हमारे घर बच्चे हैं, तो मुझे बहुत आज I'm really impressed. Very well done, very well. सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ सर, क्योंकि सारे स्टूडेंट कम्युनिटी सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल करते हैं सर, आप इसके बारे में थोड़ी हमें गाइडलाइन दें कि उसको कैसे सर करना कि हर चीज को हम शेयर कर रहे हैं। देखें जी, बात जिंदगी में याद रखना, हम चीजों को रोक के किसी चीज को मना नहीं कर सकते। जब ये आया ना, टीवी आया, तो लोग टीवी बहुत देखते हैं, किसी ने उसमें ये देखते हैं, उसमें ये भी आता है, उसमें कुछ इंटरनेट का कहा, उसमें लोग ये पोर्नोग्राफी है, ये है और फलाना है धमाका, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको अपने बच्चों में वो ट्रेनिंग पैदा करनी है कि उसको खुद से छोड़ दें, इट टेक्स टाइम, जो कोर्स लेता है, जो टाइम लेता है। इसी तरह सोशल मीडिया का एक दौर है, हम में और बाकी दुनिया में क्या फर्क है? बाकी दुनिया में तालीम ने शऊर पैदा कर दिया, हम तालीम जिनको दे भी रहे हैं उनमें शऊर नहीं पैदा कर रहे। यही मैं बार बार कर रहा था कि लॉजिकल थिंकिंग के जी, मैंने ये सारा कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मैंने जितनी बातें की है ना, हवाई बातें की है, मैंने कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं जो बात भी करता लॉजिक की कि यार ये कॉमन सेंस है, इसको इस एंगल से देखना, तो वो जो ओवरऑल सोसाइटी जो डेवलप करती है ना, वो उस कॉमन सेंस से डेवलप करती है, कि वो लॉजिकल थिंकिंग है कि यार नहीं यार ये बात गलत हो सकती है, या ये बात सोचना, किसी ने कहा सलाम हकीकत, मैं पूछूं उसके यार तेरे पास कोई एविडेंस है अभी, कितने मरीज टेस्ट करके तू ये बात कर रहा है, ये किसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, इसके लिए साइंसदान होना जरूरी नहीं, इसके लिए लॉजिकल थिंकिंग जरूरी है जो ओवरऑल एक सोसाइटी में आती है। तो लोग अडेप्ट, मसलन मैं आपको बात करूं मोबाइल की, हम मोबाइल आज भी उठते हैं, मीटिंगों में साथ ही लगा लेते हैं, दुनिया सुन रही है, आप बात कर रहे हैं, लोग बैठे हैं डिस्टर्ब है। मैं आपको 2000 की बात बताता हूँ, उस वक्त पाकिस्तान में भी आ गया था और हर बंदा शेखी से ज्यादा, अब तो कम हो गया, हर से क्रेज उससे ज्यादा। मैं गया जनाब लिवरपूल, तो वो जो ब्रायन टॉम सेट जो था यहाँ नहीं आया, खैर फैसलाबाद आया था, वो अपना मोबाइल फोन उस वक्त ऑन करता था जब वो अपने ऑफिस से उठ के कहीं ट्रांजिट में होता, अदरवाइज ही वुड कीप इट ऑफ। भाई मेरा ऑफिस का फोन है या ईमेल है, ये है, हमने इस तरीकेकार से चला लिया। तो ये चीजें ओवरऑल सोसाइटी को बताती हैं। लेकिन अगर ये कहना कि जी हम सोशल मीडिया को बंद कर देंगे, हम उनको देखने से मना कर देंगे, कोई बंदा इनको देखे ना, हम उनको कहेंगे ना, नहीं देखना ना। इसी तरह हम ये दौड़ा जितना मर्जी बताएंगे फास्ट फूड नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, हम उनको अल्टरनेट दें, एजुकेट करें कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। So, आप कोई और क्वेश्चन आप यही इसी एंगल से पूछना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे हो? ये कह रहा है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करेंगे, वही कि हर सुनी सुनाई चीज को शेयर ना करता चले जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये हम अपने स्टूडेंट, देखो सबसे पहले अपने घर से बात शुरू होती है। आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं, जितने ये ग्रुप्स आप करते हो, तो मैं यही एजुकेटर, आपको भी मैंने यही कहा, मैं कहा 2 चीजों को किल करो। एक ये जो गुलाबी उर्दू लिखना जो है ना, इसको हर हम स्टूडेंट उसमें कोई शेयर करे, हर कोई उसको शटअप कर दे, दोबारा मैं श्रीनगरी में एक बार, या उसको एक दफा पहली दफा समझाया जाए, दूसरी दफा उसको शटअप कर ली, तीसरी दफा उसको ब्लॉक कर दिया जाए। हम अपने घर से शुरू करते हैं ना। जब हमारे स्टूडेंट्स इस तरह की बातें लिखेंगे, वो बगैर पढ़े आगे फॉरवर्ड कर देंगे, और हम और एमएससी पीएचडी की यही तो बात मैं रोज करता हूँ कि हमें अपने घर से शुरू करना। लेट्स फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी अगर किसी का एमएससी स्टूडेंट एक खबर को लेके और आगे चलाता है और हम उसको रूपों में बैठे हैं, उसमें देख रहे हैं, अगर वो सुपरवाइजर जाग के उसको नहीं बताता, फिर हम समझ रहे तो हम बातें किए जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। जब हमारे स्टूडेंट ठीक हो गए तो अल्टीमेटली बहुत सारे उस्ताद हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां एक मैसेज चल पड़ेगा जी। जिस तरह अपने बच्चे हैं, फैमिली है, हर एक को ये एजुकेट के आ रही है, इस तरह अफवाहें नहीं फैलानी। जो जिसमें हम वैसे ये इवोल्यूशन का प्रोसेस, ये चेंज प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, इसको एकदम से होता है कि जी हमने ग्रुप बनाया, फॉर एग्जांपल कि जी हमने डिस्कशन करनी बैंकों के ऊपर,
उसमें लतीफे भेजना शुरू कर देना, रोजाना क्या कहते हैं कि गुड मॉर्निंग भेजना शुरू कर देना, जुमा मुबारक करना शुरू कर देना, उसके लिए अलग ग्रुप है यार, आप करो, लेकिन वो जो फोकस ग्रुप है उसमें वही ग्रुप की बात करो जो है। लेकिन ये होना चाहिए इस तरह करके हमारे चलो। और इस तरह एक हमने किया ना, एंटरप्रेन्योर का ग्रुप हमने क्रिएट किया, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड किसी ने बिजनेस क्रिएट किया, किसी ने स्टार्टअप बनाई है, किसी ने बाहर से कोई लर्निंग है एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें करो जरूर शेयर। लेकिन अगर उसमें लतीफे शेयर करोगे तो काम खराब हो जाएगा। आज कुछ दोस्त हमारे जो है ना लिमिटेड नंबर की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सके, मैं उनसे माजरत खाऊं। इंशाल्लाह वेरी सून हम अगला सेशन अरेंज करेंगे, उनमें उनको मौका मिलेगा। बाकी जितने पार्टिसिपेशन हैं और हमारे दोनों स्पीकर डॉक्टर आजम खान और डॉक्टर उमैर वकास साहब और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आसफ अली वाइस चांसलर का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दे के सेशन को बहुत ही बेनिफिशियल और इंफॉर्मेटिव बना दिया पूरी कम्युनिटी के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल। थैंक यू।